अध्याय 311 5 विशेषज्ञों का जमावड़ा 2। जियान चेन की तलवार ने तुरंत वार किया और पीछे एक दर्पण छवि छोड़ दी। धीरे धीरे दर्पण छवियों के घने जाल में बदल गई जिसने दुश्मन को घेर लिया। हथियारों के एक दूसरे से लगातार टकराने से कई धातु की खनक सुनाई दे रही थी, ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर बिखर रही थी और गंदगी छोड़ रही थी। ये युवक काफी ताकतवर है, अगर वह जेगू से लड़कर उसे रोक सकता है। अग्नि तलवार चलाने वाले युवक ने कुछ आश्चर्य के साथ धीमी आवाज में कहा। ये युवक इतना जटिल है कि वह बिना किसी नुकसान के जेगू से इस तरह के पैमाने पर लड़ने में सक्षम है। प्रतिभाएं बहुत डरावनी होती हैं, जब वह बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति होगा। मेरे प्रभु, क्या हमें उसे अपनी कृपा में शामिल करना चाहिए? बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने अग्नि तलवार चलाने वाले युवक से पूछा। तलवार चलाने वाले ने हत्या के इरादे से देखा। अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 स्थान के लिए लड़ने की कोशिश करेगा। वह एक प्रतिद्वंद्वी है। इससे बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को युवक की बात का मतलब समझ में आ गया और वह चुप हो गया। दूसरी तरफ 30 साल की उम्र के आसपास का एक युवक सुनहरे अस्तर वाला सफेद लबादा पहने हुए था। दोनों हाथों को अपनी छाती पर लपेटे हुए वह दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। ऐसा लगता है कि जीडे वुकान के आदमियों ने एक अच्छे लड़ाके को उकसाया है। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना छोटा होगा। ये सही है, वह युवक काफी अच्छा है अगर वह जेगू से लड़ सकता है। अगर उसकी ताकत थोड़ी सी भी सीमित होती तो वह निश्चित रूप से हार जाता। हालांकि जीडे वुकान की ताकत जेगू जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन रूलर आर्मामेंट के साथ वह केवल रूलर आर्मामेंट वाले लोगों के खिलाफ ही मुकाबला कर सकता है। अन्यथा स्वर्ग संत मास्टर के अलावा कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। उसके बगल में सफेद लबादा पहने आदमी ने कहा। ऐसा लगता है कि युवा यही मर जाएंगे। जब बात जीडे वुकान के गुस्से की आती है तो इस दुनिया में कोई भी उसे भड़काने के बाद उससे बच नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता भगवान किन जी। क्या आप उसके पीछे पीले वस्त्र वाली लड़की को देख रहे हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर किनजी नाम का व्यक्ति उस लड़की की ओर देखने लगा। वह अपनी आंखें उस दृश्य से हटा नहीं पाया और बोला, कितनी सुंदर लड़की है, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। उसकी आंखों से भी एक गंभीर भाव झलकता है। ये बिल्कुल भी साधारण लड़की नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, भगवान किनजी, क्या आप उसकी पीठ पर सुनहरा धनुष देख रहे हैं? किनजी ने तुरंत लड़की से नजरें हटा ली और उसकी पीठ पर टंगे लंबे धनुष की ओर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह धनुष क्या है, लेकिन मैं सिर्फ यह मान सकता हूं कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है। यह उसका संत हथियार नहीं है क्योंकि मैं इसमें किसी संत शक्ति का पता नहीं लगा सकता। इसलिए मैं सिर्फ यह अनुमान लगा सकता हूं कि वह धनुष वास्तव में एक दूसरे चाचा, क्या यह हो सकता है कि वह धनुष एक? किन जी ने आश्चर्य से कहा। मैं इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आदमी ने अपना सिर हिलाया। दिव्य भाले की 3 तकनीकों में से पहली तकनीक भाले की छाया। एक आवाज चिल्लाई जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के भाले की छाया हवा में भरने लगी और जियान चेन की ओर वार करने लगी। भाले की छायाएं बहुत थीं, जिससे ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन सी असली थी और कौन सी नकली। उनमें से हर एक असली की तरह था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दबाव छोड़ा था। यह तकनीक जियान चेन की तलवार के प्रहार के लगभग समानांतर थी। यह एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। एक व्यक्ति चिल्लाया। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल? यह स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल के बाद दूसरे स्थान पर है। मुझे नहीं लगता था कि मैं आज इसे देख पाऊंगा। मैंने सुना है कि स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल युद्ध की हवा को बदलने और यहां तक कि दुनिया को विकृत करने के लिए पर्याप्त था। कौन जानता है कि पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल क्या करने में सक्षम होगा? जियान चेन ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकाली। उसका दाहिना हाथ लगातार धुंधला होता जा रहा था क्योंकि उसके हाथ में तलवार की काल्पनिक छवि हवा में फैल रही थी, जिसकी संख्या भालों से बराबर थी। डिंग 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 डिंग। कुछ ही समय में धातु की आवाजों की एक श्रृंखला के बाद आदमी और जियान चेन ने 100 वार तक लड़ाई जारी रखी। दोनों इतनी तेज गति से यात्रा कर रहे थे कि वे नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थे। एकमात्र अंतर यह था कि जहां आदमी इतनी तेज गति से वार करने के लिए अपने युद्ध कौशल पर भरोसा कर रहा था, वहीं जियान चेन समान गति से वार करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा था। कितनी तेज गति है? अग्नि तलवार युवक सदमे में चिल्लाया। उसकी तलवार बहुत तेज है, मुझे भी असली तलवार का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने आश्चर्य से कहा।
कितनी तेज तलवार है, आखिर उसने ऐसी गति पाने के लिए क्या किया कि वह झेगू के युद्ध कौशल के खिलाफ लड़ सके? किन जी ने आश्चर्य से पूछा। मैं भी इसके बारे में उत्सुक हूं। हवा की विशेषता वाले छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के लिए ऐसी गति प्राप्त करना मुश्किल होगा। उनका संत बल स्पष्ट रूप से हवा की विशेषता का नहीं है, फिर भी वे इतनी गति प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है, आखिर क्या चीज उनके हाथ को इतनी तेजी से घुमाने में मदद कर रही है। दिव्य भाले की दूसरी तकनीक, दिव्य ड्रैगन की पूंछ। एक चमकीला लाल भाला हवा में उड़कर जियान चेन पर बहुत जोर से गिरा। उसी समय उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, मानो वह कोई भारी पत्थर हो, जिससे जियान चेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। बिना किसी डर के जियान चेन ने अपनी तलवार उठाए और बड़ी मात्रा में तलवार क्यूई के साथ उसने भाले का सीधा सामना किया। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के बाद ऊर्जा की एक बड़ी लहर ने जियान चेन को घेर लिया और उसे अपनी बाहों को थोड़ा कांपते हुए कई कदम पीछे धकेल दिया। उसके पीछे की ओर गति के बाद ड्रैग से दो छोटी खाइयां दिखाई दे रही थीं। पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के रूप में दूसरी तकनीक और पहली तकनीक शक्ति में लगभग बराबर थी। तीसरी तकनीक, सर्वविजयी दिव्य भाला। जैसे ही जियान चेन ने अपना पैर जमाया, झेगू ने एक बार फिर दहाड़ लगाई क्योंकि आग की लाल रंग की रोशनी चमकने लगी थी। भाले की नोक पर बड़ी मात्रा में संपीड़ित बेर से ऊर्जा बनने लगी। जियान चेन को अचानक लगा कि यह भाला अजेय है, जैसे कि भाला उस पर लॉक हो गया हो। एकमात्र विकल्प बचा था कि इसे सीधे सामना किया जाए। जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ेगू की स्थिति पर ध्यान से नजर रखी। इस समय उसके हाथ में मौजूद स्पिरिट और लाइट विंड स्वॉर्ड के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया, जिससे तलवार ठंडी हो गई और तलवार क्यूई की एक चमकदार मात्रा फूट पड़ी। जैसे ही तलवार पूरी तरह से ढक गई, यह अचानक जियान चेन के हाथ से निकल गई और आगे की ओर बढ़ने से पहले चांदी की रोशनी के साथ फट गई। टकराना। भाले की नोक पर संपीड़ित ऊर्जा के संतुलन खोने पर एक और जोरदार धमाका सुना जा सकता था। हिंसक विस्फोट के कारण ऐसा लग रहा था जैसे भाले पर एक सुंदर फूल लगा हो। ये लगातार फैल रहा था और चमकीली लाल रोशनी ने इसे देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया। शक्तिशाली ऊर्जा के पूरे क्षेत्र में फैल जाने से जमीन से मिट्टी उड़ गई और सभी लोग 100 मीटर पीछे हट गए, जबकि जियान चेन और झेगू उस ऊर्जा में डूब गए। आधे पल में ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे जियान चेन और झेगू की स्थिति सभी के सामने आ गई। दोनों व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहे थे और ऊर्जा विस्फोट से उन्हें केवल थोड़ा सा नुकसान हुआ था और उनके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। जियान चेन के बालों पर लगा बंधन पहले ही खुद चुका था, जिससे जियान चेन के लंबे बाल तूफान जैसी हवा में नाचने लगे। उसके दाहिने हाथ में वही चांदी की लाइट विंड स्वॉर्ड थी। उसके ठीक सामने झेगू भालाधारी मुद्रा में खड़ा था, जबकि उसका शरीर बिना हिले डुले उसी मुद्रा में था। उसके कमर तक पहुंचने वाले बाल काट दिए गए थे, जिससे केवल गर्दन से ऊपर के बाल ही बचे थे। अचानक झेगू के गले में खून बहने लगा और फिर उसके गले पर एक पतली सी लकीर उभरने लगी। देखते ही देखते वह लकीर लाल रंग की हो गई और अगले ही पल झेगू का पूरा सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। इस तमाशे को देखने वाले सभी लोग हड़कंप मच गया, क्योंकि वे सभी पूरी तरह से सदमे में थे और जियान चेन और झेगू की लाश को देख रहे थे। उस पल में वे सभी नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। वे सभी देख सकते थे कि झेगू ने अपने अर्थ टियर बैटल स्किल्स का अंतिम हमला किया था, लेकिन जियान चेन की न तो मृत्यु हुई थी और न ही उसे कोई गंभीर चोट लगी थी। उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी कि अर्थ टियर बैटल स्किल जारी होने के बाद जियान चेन बिना किसी खरोंच के खड़ा होगा। इससे भी अधिक उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत झेगू का सिर जमीन पर गिर जाएगा। आखिर झेगू की मृत्यु कैसे हुई? उसे एक क्षण में क्या हुआ? हर कोई इन सवालों के बारे में सोचने लगा जो उनके दिमाग में घूम रहे थे। हमारे जीडे कबीले के एक सदस्य को मारने की हिम्मत करके तुम मौत की तलाश कर रहे हो। उस समय एक उग्र व्यक्ति दहाड़ता है जब एक 30 वर्षीय युवक 1 मीटर लंबी तलवार लेकर जियान चेन पर झपटता है। उसके अंदर से आग जैसी संत शक्ति निकलने लगती है, जिससे हर कोई उसे आश्चर्य से देखने लगता है। कितनी प्रबल ऊर्जा का विस्फोट! क्या वह कोई स्वर्गीय संत गुरु हो सकता है? कुछ पृथ्वी संत गुरु, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, आश्चर्य से देखने लगे। यहां तक कि जियान चेन का चेहरा भी मौत की तरह गंभीर हो गया जब उसने युवक के हाथ में शासक आयुध देखा। ये दूसरा शासक आयुध था जो उसने इस जगह देखा था, और वे दोनों अग्नि तत्व की तलवारें थीं। मर जाओ, युवक ने जियान चेन को घूरते हुए कहा जब उसने अपना रूलर आर्मामेंट नीचे घुमाया। जियान चेन पहले से ही जानता था कि रूलर आर्मामेंट क्या होता है,
इसलिए उसका सामना करने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण वह पीछे हट गया। उसी समय पीछे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और रूलर आर्मामेंट की ओर उड़ी। अध्याय 312 5 विशेषज्ञों का जमावड़ा 3। जियान चेन के पीछे दिखाई देने वाली सुनहरी रोशनी अचानक रूलर आर्मामेंट से टकराए और कानों में झंझनाहट जैसी आवाज आए। टक्कर से ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ और देखने वाले सभी लोगों की ओर फैल गया। 100 मीटर के दायरे में महान संत गुरु की ताकत वाले लोग तुरंत उड़ गए। इतनी तीव्र ऊर्जा के सामने केवल पृथ्वी संत गुरु के स्तर की ताकत वाले लोग ही अपनी जगह पर टिके रह सकते थे। युवक के शासक आयुध पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी ने उसे विस्फोट से पहले ही चौंका दिया और शॉकवेव ने उसे कई मीटर पीछे उड़ा दिया। जब उसने अपना संतुलन वापस पाया तो उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। शासक आयुध अत्यंत शक्तिशाली थे और जब दो शासक आयुध इतनी निकटता से टकराते थे तो एक पृथ्वी संत मास्टर भी एक मजबूत प्रतिक्रिया के साथ मारा जाता था। हाल ही में युवक की आंखों के सामने हुए विस्फोट ने उसे स्पष्ट रूप से कुछ मामूली क्षति पहुंचाई थी, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी, अगर वह अपने शासक आयुध को त्याग देता तो वह ज़ेगू से कमजोर होता। रूलर आर्मामेंट पकड़े हुए युवक ने जियान चेन के पीछे लंबे धनुष को चलाने वाली लड़की को भयभीत नजर से देखा और हकलाते हुए बोला, रूलर आर्मामेंट। लड़की ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया और अपना धनुष थोड़ा नीचे कर लिया। फिर उसने अपने हाथ से धनुष को कसकर पकड़ लिया और दूसरा तीर चलाने के लिए तैयार हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ कोई और रूलर आर्मामेंट होगा, एक लंबे धनुष का मॉडल तो दूर की बात है। 2 मीटर की अग्नि तलवार चलाने वाला आदमी लंबे धनुष की ओर आश्चर्य से बोला। किन जी ने एक लंबी आह भरी और एक जटिल नजर से उस दृश्य को देखा। दूसरे चाचा, ऐसा लगता है कि आपका अनुमान सही था, वह लंबा धनुष निश्चित रूप से एक शासक आयुध है। किन जी के ठीक बगल में खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी मंद मंद मुस्कुराया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह लंबा धनुष एक शासक आयुध होगा। कितना अप्रत्याशित, इसका मतलब है कि यहाँ 6 शासक आयुध हैं। उन जादुई जानवरों को मारने की संभावनाएं अभी अभी बढ़ी हैं। ये शर्म की बात है कि ज़ेगू की मृत्यु हो गई है, जिससे हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। किन जी ने हंसते हुए कहा। दूसरे चाचा, हालांकि ज़ेगू की मृत्यु हो गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ताकतवर एक और व्यक्ति सामने आया है। मुझे लगता है कि वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और हमारी ताकत को बहुत बढ़ाएगा। ये सही है। सोलुना धनुष के प्रकट होने से ज़ेगू की मौत का बदला लेने के लिए निकले युवक डगमगा गए और फिर वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगे, तुम कौन हो? यही मेरा आपसे सवाल है, जियान चेन ने शांति से कहा। हालांकि उसे रूलर आर्मामेंट से मारे जाने का डर था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। युवक ने जियान चेन को तिरस्कार से देखा और फिर लड़की की ओर देखा और गर्व से बोला, इसका नाम जीडे वुकांग है। इस अलग थलग दुनिया में जीडे वुकांग का नाम सभी को 5 विशेषज्ञों में से एक के रूप में पता था। जियान चेन, जिसे जीडे वुकांग ने उपहास किया था, ठंडी हंसी में बोला, तो तुम जीडे वुकांग हो, तुम कुछ खास नहीं हो। अगर तुम अपने शासक आयुध के बिना चले गए तो तुम मेरे लिए मारने लायक प्रतिद्वंद्वी भी नहीं रहोगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियान चेन के शब्दों ने जीडे वुकांग के तराजू को उलट दिया, जिससे वह तुरंत गुस्से में भड़क गया। अपने शासक आयुध को पकड़े हुए वह जियान चेन की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने फैले हुए शासक आयुध के साथ दूर जा पाता, वह तुरंत रुक गया। लड़की ने एक बार फिर अपना सोलुना धनुष चढ़ा लिया था और पहले से ही उस पर धनुष का निशाना साध रही थी। जीडे वुकांग का चेहरा एक पल के लिए सफेद हो गया। जबकि उन दोनों के पास शासक आयुध थे, लंबी दूरी की लड़ाई में धनुष हमेशा लाभ देता था। अगर उसे गोली लग जाती, भले ही वह अपने शासक आयुध से उसे रोक लेता, तो उसके बाद होने वाला शक्तिशाली विस्फोट उसे नुकसान उठाने के लिए मजबूर कर देता। उसके लिए नुकसान उठाना वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। वह निश्चित रूप से हार जाएगा क्योंकि सुनहरे तीर उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत तेज थे। इस प्रकार जीडे वुकांग एक कठिन परिस्थिति में फंस गया था जिससे पीछे हटना उसके लिए मुश्किल था। ये देखकर कि जीडे वुकांग एक ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस गया था जहां वह न तो पीछे हट सकता था और न ही आगे बढ़ सकता था, भीड़ में हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी। हे, यहाँ क्या जीवंत कार्यक्रम हो रहा है? कौन लड़ रहा है? ये निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई है। अगर मैं पहाड़ों को हिलते हुए महसूस कर सकता हूँ, तुमने इस लड़की को लगभग आधी मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा कहते हुए एक गुलाबी लबादा पहने लड़की छोटे तेज कदमों से भीड़ से आगे निकल गई। उसके बगल में उसके पीछे 2 भावहीन पुरुष चल रहे थे। यह एक पूरी तरह से परिपक्व लड़की थी जो लगभग 26 साल की लग रही थी।
उसके पूरे शरीर में असीम आकर्षण झलक रहा था और हर हरकत से ऐसा लग रहा था कि वह आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती है। गुलाबी वस्त्र पहने लड़की की खूबसूरती को केवल विनाशकारी रूप से वर्णित किया जा सकता है जो स्वर्ग के नीचे अत्यंत दुर्लभ थी। उसके शरीर से निकलने वाले आकर्षण के साथ वह सुंदरता और हत्या के इरादे के मामले में पीले वस्त्र वाली लड़की की तरह ही घातक थी, जिससे हर किसी को यह एहसास होता था उसे जीतने की इच्छा। हा, ये लड़की तियानमू कबीले से आती है जिसका पहला नाम लिंग है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर बड़ा भाई मेरा ध्यान रखेगा। गुलाबी लबादा पहने लड़की ने एक तीखी आवाज में हंसी मानो उसमें कोई जादू हो। जिन लोगों का खुद पर नियंत्रण कम था वे खुद को खोया हुआ महसूस करने लगे। तियानमू लिंग, क्या वह 5 विशेषज्ञों में से वही तियानमू लिंग हो सकती है? एक व्यक्ति आश्चर्य में चिल्लाया। हालांकि सभी को 5 विशेषज्ञों के नाम पता थे, लेकिन उनमें से कुछ ने पहले कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। सभी ने तियानमू लिंग को अजीब नजरों से देखा और सभी ने आश्चर्य से अपने आप से सोचा। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि तियानमू लिंग एक आकर्षक लड़की होगी और साथ ही साथ उसका व्यवहार थोड़ा अपरंपरागत भी होगा। तियानमू लिंग ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा और फिर जीडे वुकान की स्थिर आकृति को देखा और हंसी। ये छोटा भाई काफी मजबूत है। आपके हाथ में तलवार किसी अजीब तरह का संत हथियार होना चाहिए जो इस छोटी लड़की के दिल को इस तरह के डर से झकझोर सकता है। इसके साथ ही तियानमू लिंग ने एक डरी हुई अभिव्यक्ति ली जिससे वह काफी दयनीय लग रही थी। जीडे वुकान के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी क्योंकि वह इस स्थिति से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपना शासक आयुध नीचे रखा और गर्व से बोला, इसका नाम जीडे वुकान है। ये संत हथियार मेरे जीडे कबीले का खजाना है। अफवाहें कहती हैं कि यह पहली पीढ़ी का उपोत्पाद है और इसमें असीम मात्रा में ऊर्जा है। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई छठा चक्र पृथ्वी संत मास्टर इस तलवार का इस्तेमाल करे तो यह एक स्वर्ग संत मास्टर को मारने में सक्षम होगा। वाह, कितनी ताकतवर! तियानमू लिंग के चेहरे पर हैरानी का भाव था क्योंकि उसने अपनी जेड जैसी सफेद उंगलियां अपने मुंह को ढकने के लिए ऊपर उठाई थीं। इस तरह की प्रतिक्रिया से जीडे वुकान को खुद पर और भी गर्व महसूस हुआ। तो फिर बाकी बड़े भाइयों को क्या कहा जा सकता है? तियानमू लिंग ने भीड़ में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर देखा जिनके पास किसी न किसी तरह का अधिकार था। ये किन जी है? सफेद और सुनहरे रंग के लबादे पहने युवक ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपने हाथों को आपस में जोड़ा। इसका नाम डुगू फेंग है। 2 मीटर लंबी ज्वलंत लाल रंग की तलवार लिए दूसरे आदमी ने भी अपने हाथ मोड़े। वाह किनजी, डुगू फेंग और जीडे वुकान, तुम तीनों ही पुरुष हो जिनके बारे में इस छोटी लड़की ने पहले भी सुना है। इस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि 5 विशेषज्ञों में से 3 उसके सामने प्रकट होंगे या कि ये 3 कुलीन बड़े भाई इतने सुंदर होंगे कि मेरा दिल नाचने और उछलने लगेगा। तियानमू लिंग एक 18 वर्षीय लड़की की तरह थी जो मोह की आंखों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आराध्य आदर्श से मिल रही थी क्योंकि उसकी आंखें अचानक सितारों में बदल गईं। और छोटी बहन को क्या कहा जा सकता है? क्या तुम मुझे बड़ी बहन कह सकती हो? तियानमू लिंग ने मुस्कुराते हुए पीले कपड़े वाली लड़की की ओर देखा। हम्फ, लड़की ने घृणा से अपना सिर घुमाने से पहले नाक सिकुड़ी। तियानमू लिंग ने इस बात को नजरअंदाज किया और एक सहज बदलाव के साथ मुस्कुराते हुए जियान चेन की ओर मुड़ी। तो ये छोटा भाई 5 विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए, शी जियानग्रान। ये जियान चेन है, शी जियानग्रान नहीं। जियान चेन ने शांति से बात की। तियानमू लिंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया और फिर वह हंसते हुए चली गई। छोटे भाई जियानचेन, तुम बहुत सुंदर हो। इतने सुंदर कि मैं लगभग पागल हो गई। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद, हालांकि जियानचेन जानता था कि तियानमू लिंग केवल मजाक कर रहा था, वह अपने माथे पर एक विशाल पसीने की बूंद गिरने का एहसास किए बिना नहीं रह सका। तारांकन तारांकन, पीले कपड़े वाली लड़की ने अचानक गुस्से में कुछ थूक दिया। ओह, क्या यहाँ छोटी बहन ईर्ष्या कर रही होगी? तियानमू लिंग ने हंसते हुए दूसरी लड़की को देखा और अपमान को अनदेखा किया। लड़की का खूबसूरत चेहरा अचानक लाल हो गया और उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी और फिर वह गुस्से से तियानमू लिंग को देखने लगी। वह गुस्से से भड़क उठी और गुर्राते हुए बोली, तुम्हें कम बकवास करनी चाहिए। छोटी बहन का स्वभाव बहुत उग्र है। ऐसा नहीं हो सकता लड़की, तुम्हें नम्र होना चाहिए, वरना कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तियानमू लिंग मुस्कुराया। पीले कपड़े वाली लड़की ने और कुछ नहीं कहा। अचानक एक और पदचिह्न सुनाई दिया और एक 27 वर्षीय युवक सफेद वस्त्र पहने हुए धीरे धीरे नजर आया। जियान चेन ने तुरंत इस युवक पर ध्यान दिया। उसकी शक्ल से जियान चेन की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई।
ये व्यक्ति शि जियांग्रान था। तियानमु लिंग सहित वहां मौजूद सभी 5 विशेषज्ञों के बीच अंतर ये था कि हर एक व्यक्ति के साथ कुछ मजबूत विशेषज्ञ थे। हालांकि शि जियांग्रान अकेले यात्रा कर रहे थे। शी जियांग्रान ने अभी तक जियान चेन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने लोगों में से एक के चमकीले कपड़े देखे, उसकी नज़र पीले कपड़े वाली लड़की पर पड़ी और अचानक रुक गई। एक पल में जियान चेन के हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड दिखाई दिया। वह अभी अपनी सोल स्वॉर्ड से रहस्य नहीं बता सकता था, इसलिए तलवार उसके हाथ में ही रही। एक चांदी की चमक के साथ वह अविश्वसनीय गति से उसके गले पर वार करने से पहले शी जियांग्रान की ओर उड़ गया। उसे अपनी बाधा का उपयोग करने से पहले शी जियांग्रान को मारना पड़ा, अन्यथा एक बार वह बाधा खड़ी हो जाने के बाद वह अपने शासक आयुध का उपयोग करते समय अजेय हो जाएगा। शी जियांग्रान को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि जियान चेन वहां मौजूद है, लेकिन जिस क्षण उसने पीले कपड़े वाली लड़की को देखा, उसने सहज रूप से सोलुनाबो के बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अवरोध का अनावरण किया। जिस क्षण हल्की पवन तलवार उसके गले को छेदने वाली थी, अचानक उसके शरीर पर एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हो गया। बो जैसे ही अवरोध दिखाई दिया, वह अचानक हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड पर तलवार क्यूई ने शि जियांग्रान के गले की पहली परत को छुआ। जैसे ही इसने त्वचा की पहली परत को छेद दिया, यह अवरोध के कारण गोली की तरह वापस बाहर निकलने से पहले और आगे नहीं बढ़ पाया। जियान चेन की आंखें एक बार फिर खतरनाक तरीके से चमक उठी जब लाइट विंड स्वॉर्ड ने और भी अधिक मात्रा में स्वॉर्ड क्यूई को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने एक बार फिर शी जियांग्रान के गले पर वार करने की कोशिश की। शि जियांग्रान की बाधा हिंसक रूप से हिलने लगी, लेकिन इसकी अविश्वसनीय रूप से मजबूत सुरक्षा के कारण लाइट विंड स्वॉर्ड इसे अलग करने में असमर्थ थी। जैसे जैसे बाधा बढ़ती गई, लाइट विंड स्वॉर्ड को और भी पीछे धकेल दिया गया। जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड वापस लेने से पहले निराशा में एक आह भरी। अगर वह बस एक सेकंड और तेज होता तो वह शि जियांग्रान को मार सकता था। लाइट विंड स्वॉर्ड को अपनी ओर से दूर जाते देख शी जियांग्रान अचानक डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तलवार कब उसके पास आ गई थी। उसने अपनी गर्दन को छूने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन घाव से खून की एक छोटी सी धार उसकी उंगली पर रिसने लगी। शी जियांग्रान का चेहरा सफेद पड़ गया। खून देखकर उसके माथे पर पसीना आने लगा। ये वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि वह अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देने से एक कदम दूर था और लगभग उनसे बाहर निकल गया था। अध्याय 313 हाथ मिलाना। शी जियांग्रान का चेहरा लगातार सफेद होता जा रहा था। खून को देखकर उसके माथे पर पसीना आने लगा। ये वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि वह अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देने से एक कदम दूर था और लगभग उस दरवाजे को पार कर गया था। शी जियांग्रान के सीने में भयंकर गुस्सा उमड़ने लगा और उसने जियान चेन को खतरनाक तरीके से घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से हत्या करने की एक ऐसी भावना निकलने लगी जो छिपी नहीं थी। अभी अगर वह समय रहते अपने अवरोध को सक्रिय नहीं कर पाता तो वह एक लाश बन जाता। इसके अलावा अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति के हाथों मरना उच्च और शक्तिशाली शी जियांग्रान के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में खराब होने में बिताया, एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं अपना नाम शि जियांग्रान नहीं लिखूंगा। शि जियांग्रान की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाते हुए जियान चेन की ओर भागा। अपने स्पेस बेल्ट से उसने मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। लोहे की सील जल्दी ही हवा में फैल गई और ऊपर से आने वाली सूरज की रोशनी को करीब 200 मीटर की परिधि में रोक दिया। आसपास के सभी लोगों के आसमान को ढकते हुए सील तुरंत ऊर्जा की भारी लहर के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जिस क्षण डुगू फैंग ने उनके सिर के ऊपर लोहे की सील देखी, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी और फिर उसने तुरंत एक लंबी तलवार निकाली और एक भयंकर आग से वार किया। जिस क्षण उसने अपनी तलवार से वार किया, हवा में अचानक तापमान बहुत बढ़ गया। यहां तक कि 1 मीटर लंबी तलवार चलाने वाले जीडे वुकांग ने भी तिरस्कार से देखा। वह उपहास करते हुए हवा में उछला और अपनी तलवार से सील पर एक भयंकर आग बरसाए। तुरंत ही आसपास के इलाके में तापमान एक बार फिर बढ़ गया, जिससे इलाके की वनस्पतियां तुरंत सूख गईं। यहां तक कि जो पेड़ हवा में ऊंचे उठ रहे थे वे भी सिकुड़ने लगे, मानो उनके अंदर का सारा पानी वाष्पित हो रहा हो। आग इतनी तेज थी मानो हर कोई आग के समुद्र में डूबा हुआ हो। किन जी का चेहरा बहुत ही काला पड़ गया क्योंकि उसके हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। चाकू के चारों ओर एक सियान रंग की चमक थी, लेकिन चाकू का आकार ही अजीब था। चाकू पर आरी के ब्लेड जैसा डिजाइन था, जहां हर दांत बेवजह तीखा लग रहा था। किन जी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और खजाने के पहाड़ की सील की ओर हवा में छलांग लगाई।
सियान रंग की रोशनी के एक ही वार से उसने सील पर वार किया। उसी समय तियानमुलिंग ने एक लंबा चाबुक दिखाया और हंसते हुए कहा, इस छोटे भाई का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है, इसलिए कृपया तुम लोगों को कुचलने के लिए बेतरतीब ढंग से चीजों का इस्तेमाल करना बंद करो। ऐसा कहते हुए उसका हाथ कांप उठा और चाबुक सीधा सील की ओर उड़ गया। फुट। जैसे ही लड़की ने अपनी धनुष की डोरी छोड़ी, सुनहरी रोशनी की एक चमक जियान चेन के पास से गुजरी। शुद्ध संत शक्ति का एक तीर संघनित होकर एक अविश्वसनीय गति से सील की ओर उड़ गया। इस समय पांचों विशेषज्ञों ने अपने अपने शासक आयुध के साथ अपने अपने हमले शुरू कर दिए थे। एकमात्र अंतर यह था कि पीले कपड़े वाली लड़की के साथ 4 विशेषज्ञ एक के खिलाफ लड़ रहे थे। शी जियांगरान की खजाने वाले पहाड़ की सील 200 मीटर की परिधि में फैली हुई थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों से ऊंची थी। अपने गुस्से से प्रेरित स्तब्धता में वही ये ध्यान देने में विफल रहा कि उसने वहां मौजूद सभी लोगों को नाराज कर दिया था। जब तक शी जियांगरान को इस तथ्य का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। 6 शासक आयुध एक दूसरे से टकराए, जिससे कानों में बहुत तेज आवाज आए। तुरंत ही जमीन हिलने लगी और पहाड़ हिलने लगे, क्योंकि उस दिन की सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा हर कोने से बाहर निकली और 5 विशेषज्ञों और जियान चेन पर उड़ गई। हर कोई जमीन पर टिके रहने में असमर्थ था और केवल पीछे की ओर उड़ सकता था। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने खुद को स्थिर करने की कोशिश की, वे केवल एक छोटा सा पदचिह्न छोड़ने में सफल हो सके। हाँ। विस्फोट ने आसपास के सभी लोगों के कानों को एक धमाकेदार ध्वनि से झकझोर दिया। विस्फोट के दायरे से खुद को बचाने के लिए सभी ने अपने सेंट फोर्स का इस्तेमाल करके खुद को उसमें लपेटने की कोशिश की। वहां मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ शी जियांगरान ही सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक अवरोध था। उसके अवरोध की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि भयंकर तबाही के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे बुरी बात यह होगी कि वह पीछे की ओर उड़ जाएगा। शासक के 4 आयुध अपने मालिक के हाथ में वापस आ गए, क्योंकि 5वां शासक आयुध खजाना पर्वत की मुहर हवा में ऊपर की ओर संयुक्त बल से मारा गया। जमीन पर वापस गिरने के बजाय ये शी जियांगरान के हाथ में वापस आ गया। बाहर की ओर विस्फोटित ऊर्जा ने क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और साथ ही आसपास के सभी पेड़ों को हवा में उछाल दिया और घास को जलाकर राख कर दिया। जमीन पर एक एकल दरार थी, जिसमें से मकड़ी के जाले जैसी दरारों की एक बड़ी श्रृंखला बाहर निकल रही थी। कुछ देर बाद आखिरकार ऊर्जा शांत हो गई और एक शांत दृश्य बन गया। 1 किलोमीटर तक घास का एक भी तिनका दिखाई नहीं दे रहा था और पेड़ इधर उधर बिखरे हुए थे। शी जियांगरान जो बैरियर के अंदर बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से पानी टपक रहा हो। उसके दिल में वह अकथनीय आक्रोश महसूस कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि अपने एक ही वार से वह किसी तरह वहां मौजूद सभी लोगों को नाराज कर देगा। इसलिए उसने सब कुछ जियान चेन पर दोष मर दिया। तियानमुलिंग ने आघातग्रस्त भाई का चेहरा बनाने से पहले कोड़ा वापस कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कितना डरावना है। वह लोहे की सील बहुत डरावनी है। बड़े भाई, मैं केवल यह मान सकता हूं कि आप 5 विशेषज्ञों में से शी जियांगरान हैं। अय्यो, ये छोटी लड़की याद क्यों नहीं कर सकती कि मैंने बड़े भाई को कब नाराज किया था। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस क्षण बड़ा भाई दिखाई दिया, वह हम सभी को मारना चाहता था। यह अच्छी बात है कि इस छोटी लड़की के पास कुछ आत्मरक्षा है और जरूरत के इस समय में हमारी मदद करने के लिए इतने सारे बड़े भाई हैं। अन्यथा ये छोटी लड़की जमीन पर पटक दी जाती। तियानमुलिंग की बात सुनकर शी जियांगरान का चेहरा और भी गहरा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और फिर उसने क्षमाप्रार्थी भाव अपनाते हुए अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। मैं सभी से माफी मांगता हूं। जब मैंने अपने एक नफरत भरे दुश्मन को देखा तो मैंने किसी तरह एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। इसे शी जियांगरान कहते हैं। मेरा किसी का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जियान चेन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, क्या तुम ये देखने की हिम्मत कर सकते हो कि हम दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? या हो सकता है कि तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छिपना जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम एक काय से कैसे अलग हो? शी जियांगरान ने जियान चेन से तिरस्कार के साथ बात की। जियान चेन का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वह शी जियांगरान को खतरनाक तरीके से घूर रहा था और उसकी हत्या करने की मंशा थी। जैसे ही उसके हाथ में बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स केंद्रित हुआ और उसने धीरे धीरे शी जियांगरान की ओर बढ़ने से पहले लाइट विंड स्वॉर्ड का निर्माण किया। अभी उसने एक विचार का परीक्षण करने के प्रयास में नीला और बैंगनी तलवार क्यूई का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे अवरोध को नष्ट करने में सक्षम होंगे। जियान चेन अभी भी इच्छा कर सकता था।
ये देखकर कि जियान चेन अभी भी शी जियांगरान से लड़ने की इच्छा रखता है, पीले कपड़े वाली लड़की खुद को बेचैन महसूस करने से नहीं रोक पाए और जियान चेन को रोकने के लिए दौड़ पड़ी। शी जियांगरान का सामना गुस्से से करते हुए उसने कहा, शी जियांगरान तुम नीच कमीने हो, अगर वह अवरोध तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो तुम बहुत पहले ही मारे गए होते। तुम्हें चुनौती देने के लिए क्या योग्यता है? अगर तुम एक आदमी हो तो अपना अवरोध हटाओ और एक आदमी की तरह लड़ो। लड़की की बातें सुनते ही शी जियांगरान का चेहरा अचानक खराब हो गया। संयोग से वे शब्द वही थे जो शी जियांगरान की कमजोरी पर चोट कर रहे थे। उसे घूरते हुए वह दहाड़ता हुआ बोला, तुम घिनौनी कुतिया हो। तुम। लड़की ने चौंकते हुए कहा, उसकी आंखें शी जियांगरान में बुरी तरह से छेद कर रही थीं। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो वह शी जियांगरान को लाखों टुकड़ों में काट डालने को तैयार हो। उस समय किन जी दोनों के बीच में चले गए और अपने हाथों को सहलाते हुए कहा, साथी मित्रों, कृपया एक पल के लिए मेरी बातें सुने। दोनों के जवाब का इंतजार करने से पहले उन्होंने कहा, हम सभी आज यहाँ रहस्य का उत्तर जानने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें बेकार की चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे ठीक सामने अमर की गुफा है। इतना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन इसकी रखवाली कई शक्तिशाली जादुई जानवर कर रहे हैं। भले ही हम सभी के पास शासक के हथियार हो, फिर भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी अपनी शिकायतों को एक तरफ रख दें और एक साथ काम करें। जब तक हम सभी जादुई जानवरों को हरा सकते हैं, हम गुफा में प्रवेश करने और आंतरिक खजाने को देखने में सक्षम होंगे। अन्यथा मुझे डर है कि हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता के इस दौर के खत्म होने में केवल 10 दिन बचे हैं। ये सही है, अगर हम गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो हाथ मिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वे जादुई जानवर अकेले हमारे लिए बहुत शक्तिशाली हैं। डुगू फेंग ने हाथ में अपनी अग्नि तलवार लेकर कहा, जो शासक आयुध के 7 पुरुषों में से एक था। हाँ, ये सही है। साथ ही बड़े भाइयों, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अस्थायी रूप से अपनी नफरत छोड़ दें। गुफा में जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने सुना है कि वहां एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, जो एक बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा यह एक वरिष्ठ साधक की गुफा है। भले ही वहां कोई स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल न हो, वहां निश्चित रूप से एक प्रकार का खजाना होगा। तियानमु लिंग ने कहा, अभी प्रतियोगिता के इस दौर के खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जब हम अजीब ऊर्जा से बाहर निकल जाएंगे तो हम यहां रहने की कोशिश करने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर हम गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें सभी को एकजुट होना होगा। डुगू फैन के बगल में बैंगनी वस्त्र पहने आदमी बोला। उसकी बातें सुनकर जियान चेन की आंखें लगातार कुछ झिझक के साथ चमकती रहीं। अंत में उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड वापस पा ली। एक हेवन टियर बैटल स्किल वह चीज थी जिसे वह बेहद चाहता था। भाड़े के सैनिकों की सभा में शामिल होना एक तलवार प्राप्त करने के लिए था, ताकि वह इसे चांग्यान कबीले को सौंप सके। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर चांग्यान कबीले को स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त हो जाए तो उनकी ताकत में बहुत सुधार होगा। अगर चांग्यान कबीले की ताकत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो उसे हुआयू संप्रदाय से छिपने की जरूरत नहीं होगी और वह अपने सौम्य घर में वापस लौट जाएगा, जिसे वह याद करता था, और साथ ही उसकी दयालु और प्यार करने वाली मां भी थी। अध्याय 314 लोगों का विभाजन। शी जियांगरन ने जियान चेन पर एक जहरीली नजर डालते हुए व्यंग्य किया, तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। इसके साथ ही शी जियांगरन ने खजाने के पहाड़ की सील को अपने स्पेस रिंग में वापस कर दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए अवरोध सक्रिय रहा। जियान चेन ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हें हमेशा कछुए के खोल में ही रहना चाहिए। देखते हैं ये कब तक टिकता है। जिस बाधा को बनाने के लिए एक संत शासक ने भारी कीमत चुकाई थी, उसे कछुए का खोल कहा जाता है। जियान चेन की बात सुनते ही शी जियांगरान का चेहरा पीला पड़ गया। उन शब्दों को सुनकर किन जी, जिदे वुकांग, डुगू फेंग और तियानमु लिंग सभी अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराने लगे। हाँ, किसी संत शासक की संत शक्ति द्वारा पीछे छोड़ी गई बाधा को कछुए का खोल कहना। ये छोटी लड़की कुछ समय तक जीवित रही है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसी बात सुनी है। छोटा भाई जियान चेन बहुत अनोखा है। तियानमु लिंग हंसा। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब जब हमारे पास 6 शासक आयुध हैं तो हमें उसी के अनुसार योजना बनानी चाहिए। हम निश्चित रूप से उन जादुई जानवरों को नष्ट करने में सक्षम होंगे और हताहतों की संख्या को बिल्कुल न्यूनतम तक कम कर पाएंगे। किन जी ने कहा। अब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। ऊर्जा की वह तीव्र मात्रा जो 1 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैल गई थी, अंततः कम हो गई थी और कई पृथ्वी संत मास्टर्स पहले ही वापस लौट चुके थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 5 विशेषज्ञ कहा जाता है, उनकी ताकत बहुत अधिक है। आखिर वह 200 मीटर की वस्तु क्या थी?
वह अत्यंत शक्तिशाली लग रही थी। मैंने सुना है कि वे इसे रूलर आर्मामेंट कहते हैं, अजीब बात है, आखिर यह क्या है? मैंने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। वहां मौजूद कई पुरुष ऊंची आवाज में बोलने के डर से धीमी आवाज में आपस में बातचीत करने लगे। कुल 4 जादुई जानवर हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ प्रजाति का है और व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली है। उनमें से एक को रोकने के लिए हमें रूलर आर्मामेंट के साथ 2 लोगों की आवश्यकता है। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि जादुई जानवरों में से एक को मारने के लिए हमें रूलर आर्मामेंट के साथ 3 लोगों की आवश्यकता होगी। हमारे पास 6 रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ता हैं, जिसका अर्थ है कि हम उनमें से 2 को मार सकते हैं, अन्य 2 को दूसरों को निपटना होगा। किन जी ने गंभीरता से कहा। हमारे पास बहुत सारे अर्थ सेंट मास्टर्स हैं, आखिरी 2 जादुई जानवरों के साथ वे उनसे निपटने में सक्षम होंगे। हालांकि किसी और के पास रूलर आर्मामेंट नहीं होगा, लेकिन अर्थ सेंट मास्टर्स की संख्या किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त है। डुगू फेंग ने कहा। यह सही है, किन जी ने अपना सिर हिलाया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम जादुई जानवरों की रक्षात्मक रेखा को तोड़ पाएंगे। मैं इस योजना से सहमत हूं। डुगू फेंग ने समर्थन किया। मैं भी सहमत हूं, जीडे वुकांग ने कहा। 5 में से 3 विशेषज्ञ सहमत थे, जबकि अन्य 2 चुप रहे। भाई जियान चेन, अगर हम आपकी राय जान लें। किन जी ने पीले कपड़े पहने लड़की और जियान चेन की ओर देखा और फिर उनके पीछे खड़े 4 लोगों की ओर देखा। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि जियान चेन और लड़की दोनों ही उनके समूह के स्तंभ थे। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। जियान चेन मुस्कुराया। लड़की ने कुछ नहीं कहा और केवल सहमति में अपना सिर हिलाया। समूह के सबसे मजबूत 2 लोगों को अपनी सहमति देते देख किन जी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। फिर क्षेत्र के चारों ओर एक नजर डालते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, हर कोई, अब जब 5 विशेषज्ञ अमर की गुफा में प्रवेश करने के लिए एकजुट हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई हमारे साथ खड़ा होगा। हमारी संयुक्त शक्ति जादुई जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त होगी, और जो कोई भी गुफा में प्रवेश करेगा वह अपना खजाना ले सकेगा। जैसे ही किन जी ने अपना भाषण समाप्त किया, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और जोर जोर से जयकार करने लगे। इनमें से हर एक व्यक्ति कम से कम महान संत गुरु के स्तर का था, यदि उससे ऊपर नहीं। यदि आप पृथ्वी संत मास्टर नहीं हैं, तो अपना जीवन बर्बाद मत करो। हम केवल पृथ्वी संत मास्टर्स को हमारे साथ लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। डुगू फेंग ने जोर से चिल्लाया, जिससे महान संत मास्टर्स नाराज हो गए। इसके बाद महान संत मास्टर्स केवल 70 लोगों को छोड़कर शिविर से दूर चले गए। उनमें से प्रत्येक एक मजबूत पृष्ठभूमि और दृढ़ चेहरे वाले पृथ्वी संत मास्टर्स थे। अच्छा, तो चलो सबको यहां बुलाते हैं ताकि हम योजना बना सकें। मेरा सुझाव है कि हम 4 समूहों में विभाजित हो जाएं, हर एक को एक जादुई जानवर से निपटना होगा। क्या किसी की कोई राय है? किन जी ने कहा। ये योजना ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं भी इससे सहमत हूं। हर कोई अपने प्रश्न पूछने लगा। एक व्यक्ति ने पूछा, आखिर कौन 4 डिवीजनों में से किस में होगा? किन जी मुस्कुराए, जब बात इस पर आती है तो मेरे पास पहले से ही एक योजना है। यहाँ के आंतरिक समूह में 10 के 2 समूहों में विभाजित होने के लिए पर्याप्त लोग हैं। यहाँ के बाकी 70 लोगों को भी 2 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। 35 आदमियों के 2 समूह, क्या किसी को कोई आपत्ति है? किन जी ने जिस आंतरिक समूह का उल्लेख किया था, वे सभी उसके ठीक बगल में खड़े थे। उनमें से कुछ 5 विशेषज्ञ थे, जिनमें जियान चेन का समूह भी शामिल था। ऐसा लग रहा था कि बाहर के लोगों को फायदा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर के समूह के लोग सबसे मजबूत व्यक्ति थे और उनमें से कुछ आसानी से अपनी ताकत के स्तर पर 3 अन्य लोगों के खिलाफ लड़ सकते थे। अभी तो हमें अपने समूह अलग कर लेने चाहिए। किन जी ने जियान चेन और लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जियान चेन, क्या हम दोनों का एक ही डिवीजन में होना संभव है? किन जी को मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की पहल करते देख जियान चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर जल्दी से अपने आप को संभालते हुए बोला, अगर भाई किन जी हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। छोटे भाई, तुम बहुत सुंदर हो, ये बड़ी बहन तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम मुझे मना तो नहीं करोगे? तियानमु लिंग इत्मीनान से जियान चेन के पास चली गई और उसके मुंह से हवा का झोंका निकला। जियान चेन ने शांत चेहरे और शांत हृदय से हंसते हुए कहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल भाई किन जी ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, बहन तियानमु लिंग का स्वागत है। किन जी ने उसकी ओर एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। हा, छोटी बहन, तुम बीमार लग रही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं चाहती कि बड़ी बहन तुम्हारे साथ आए?
हा हा हा, छोटी बहन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की बहन इस खूबसूरत भाई को तुमसे नहीं छीन पाएगी। तियानमु लिंग ने पीले कपड़े वाली लड़की की ओर आकर्षण से बात की। तुम्हें बकवास कम करनी चाहिए। लड़की गुस्से से बोली, उसकी आंखें उस लड़की को ऐसे घूर रही थीं मानो वह उनसे आग उगल सकती हो। हा हा हा, छोटी बहन का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। ऐसा नहीं हो सकता छोटी बच्ची, तुम्हें कोमल होना होगा। विचारशील बनो और पुरुष तुम्हें प्यार करेंगे। इस तरह तुम्हारे पास कोई भी पुरुष नहीं होगा जो तुम्हारे साथ सही व्यवहार करे। तियानमु लिंग ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी गुस्सा ही नहीं होती और लगातार हंसती रहती थी। लड़की की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हिंसक थी क्योंकि उसने अपने सोलुना धनुष की डोरी खींची और उस पर एक तीर तान दिया। यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो मुझे दोष मत देना। आह! तियानमु लिंग चिल्लाए और सुरक्षा के लिए जियान चेन के पीछे छिप गई। भयभीत चेहरे के साथ उसने कहा, छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन सिर्फ मजाक कर रही थी। कृपया इतना आवेगपूर्ण मत बनो, अन्यथा छोटे भाई की जान को खतरा हो सकता है। असहाय आह भरते हुए जियान चेन बोला, तियानमु लिंग, बेहतर होगा कि तुम उसे चिढ़ाना बंद कर दो। उसका स्वभाव बहुत खराब है। हा हा हा, छोटे भाई की बातें बिल्कुल सही हैं। छोटी बहन का स्वभाव बहुत खराब है। तियानमु लिंग ने मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी, लेकिन उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। उनके आसपास के लोग चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ये सब देख रहे थे मानो वे कोई प्रदर्शन देख रहे हों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद चारों डिवीजनों को जल्दी से विभाजित कर दिया गया। जियान चेन, पीले कपड़े वाली लड़की, तियानमु लिंग और किनजी सभी एक डिवीजन में थे। साथ ही तियानमु लिंग, किनजी के 3 मध्यम आयु वर्ग के साथी, सीनियर एन, यूझेंग, किन जुए और किन शियाओ के साथ 2 भावहीन पुरुष भी थे। दूसरे दल में जीडे वुकान, डुगु फैंग और कई लोग शामिल थे। उस दल में केवल शी जियांगरान ही अकेला बचा था, जिसके साथ कोई साथी नहीं था। हालांकि इन दोनों समूहों में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इनमें प्रत्येक डिवीजन में 3 शासक आयुध उपयोगकर्ता और अत्यंत शक्तिशाली पुरुष थे। 70 पृथ्वी संत मास्टर्स को 30-30 के 2 डिवीजनों में विभाजित किया गया था, लेकिन चूंकि दोनों डिवीजनों के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए ये 2 समूह चारों में से सबसे कमजोर थे। आज सभी को आराम करना चाहिए ताकि हम अपनी शक्ति के शिखर पर हों। कल हम निकलेंगे। इसके साथ ही सभी ने अपने तंबू लगाने शुरू कर दिए। लड़ाई के कारण 1 किलोमीटर जमीन साफ हो गई थी और समतल मैदान बन गया था, इसलिए सभी के लिए तंबू लगाने के लिए पर्याप्त जगह थी। जहां तक महान संत मास्टर्स का सवाल है, जिन्हें लड़ने का निमंत्रण नहीं दिया गया, उनमें से एक भी नहीं बचा। साथ में उन्होंने खुद को दूर दूर तक इस उम्मीद में खड़ा कर लिया कि वे अराजकता का फायदा उठा सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं। अपने अपने तंबू में जियान चेन ने सीनियर एन, युन झेंग, किन जुए और किन शियाओ को संबोधित करते हुए कहा, चाहे आप मेरे पीछे आना चाहें या चले जाना चाहें, बस मुझे बताएं। हालांकि जादुई जानवर बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन वे सबसे बड़ा खतरा नहीं हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो हमारे साथ लड़ रहे हैं। बाहर से हर कोई उन जादुई जानवरों को मारने के एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन जिस क्षण हम अमर की गुफा में प्रवेश करेंगे, हमारा गठबंधन निस्संदेह टूट जाएगा और एक अराजक लड़ाई में पड़ जाएगा। जियान चेन, मुझे ये पहले से ही पता है, लेकिन मेरी ताकत तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत कम है। अगर मैं लड़ने भी जाऊं तो मैं युद्ध से होने वाले सभी विस्फोटों के बाद के परिणामों को संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम सबका बाहर इंतजार करूंगा। किन जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी योजना के बारे में बताया। किन जियाओ का पीछे हटना कुछ ऐसा था जिसकी जियान चेन को उम्मीद थी। अगर किन जियाओ अंदर भी आ जाता तो भी जियान चेन उसकी रक्षा नहीं कर पाता। तुम तीनों का क्या हुआ? जियान चेन ने बाकी तीनों से पूछा। मैं पीछे रहूंगा, किन जुए ने जोर से कहा। सीनियर एन और युन झेंग दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर झिझकने लगे। सीनियर एन ने फिर कहा, भाई जियान चेन, मैं तुम्हारे साथ प्रवेश करूंगा। हालांकि हमारी ताकत तुम्हारे बराबर नहीं है, फिर भी हमारी ताकत काफी अच्छी है। तो मैं तुम्हारे पीछे अंदर आऊंगा, युन झेंग ने कहा। अध्याय 315, अमर की गुफा में प्रवेश 1। दूसरे दिन सभी ने अपने तंबू साफ किए और जंगल के भीतर एक घना समूह बनाया। शी जियांगरान जियान चेन के शुरुआती हमले से डर गया था, जिसके कारण उसने बिना किसी इरादे के अपना अवरोध बनाए रखा। सड़क पर खड़े होकर किनजी ने दूसरों से कहा, अमर की गुफा की रखवाली करने वाले केवल 4 जादुई जानवर हैं। इन शक्तिशाली जादुई जानवरों में से प्रत्येक का नाम फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक, एमेथिस्ट, थंडरलान, एल्बिनो अर्थवर्म और पेंगोलिन सम्राट है।
इनसे लड़ने के इन कई दिनों के बाद हम पहले ही यह स्थापित कर चुके हैं कि उनकी ताकत एक दूसरे के समान ही है। एकमात्र अंतर उनके जन्मजात कौशल का है। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक उड़ने में सक्षम है और एक बहुत शक्तिशाली जहर उगलता है। अगर यह उड़ता है तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। एमेथिस्ट थंडरलान के पास एमेथिस्ट स्केल की एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसमें बहुत अधिक सुरक्षा होती है। ये बिजली भी उगल सकता है और साथ ही अपने शरीर से बिजली भी छोड़ सकता है। इससे दूर रहना सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। एल्बिनो अर्थवर्म एक केचुआ का एक विशेष रूप है। इसमें एमेथिस्ट थंडरलान के समान ही मजबूत सुरक्षा है, लेकिन इसकी एकमात्र कमजोरी यह है कि यह धीमा है। किसी भी व्यक्ति के लिए जिसमें वायु गुण सेंट फोर्स है, उन्हें अन्य 3 की तुलना में एल्बिनो अर्थवर्म को प्रबंधित करना आसान लगेगा। आखिरी पेंगोलिन सम्राट है और सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसकी हमला करने की शक्ति अन्य 3 की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बारे में सबसे परेशान करने वाली विशेषता यह है कि यह विशेष रूप से तेज है। एक ही पल में यह हमारे हमलों से बचने के लिए धरती में गहराई तक खुदाई कर सकता है और फिर नीचे से हमला कर सकता है। जब यह धरती में होता है तो यह पूरी तरह से चुप रहता है और कोई निशान नहीं छोड़ता है। ये किसी के पैर के नीचे से कभी भी हमला कर सकता है और जबकि यह हमलों के मामले में सबसे कमजोर है, इसके हमले आमतौर पर अजेय होते हैं। पेंगोलिन सम्राट का जिक्र आते ही किन जी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। स्पष्ट रूप से वह पहले ही इससे भारी नुकसान उठा चुका था। किन जी, आपको क्या लगता है कि हमें किस जादुई जानवर से मुकाबला करना चाहिए? जियान चेन ने बगल से पूछा। क्या ये कहने की जरूरत है? बेशक हम फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक चाहते हैं। हमारे पास 3 शासक हथियार हैं और उनमें से एक लंबे धनुष का मॉडल है। अगर फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक आसमान में उड़ता है तो हम उसे मार गिरा सकते हैं। हमारे पास एक चाबुक भी है जो सांप को बांध सकता है और उसकी गतिशीलता को सीमित कर सकता है। कम से कम हम उसे आसमान में उड़ने से रोक सकते हैं। ये 2 हथियार फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक के लिए अभिशाप हैं। किन जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जियान चेन ने सहमति में अपना सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। हाँ, तो उड़ने वाला आत्मा सांप अन्य जादुई जानवरों की तुलना में कम खतरा पैदा करता है। चलो इसे ले लो। किन जी की बात सुनकर बैठे हुए डुगु फैंग ने कहा, एल्बिनो के केचुए की सुरक्षा बहुत मजबूत है और इसमें बहुत ताकत भी है। औसत अर्थ सेंट मास्टर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और रूलर आर्मामेंट के बिना इसकी सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता। मेरा विभाग इसे संभालेगा। इमेथिस्ट थंडर लॉयन और पेंगोलिन सम्राट को अन्य 2 विभाग संभालेंगे। एक झटके में चर्चा खत्म हो गई। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जादुई जानवर पेंगोलिन सम्राट, जिसके पास एक अपरिहार्य और अवरोधन रहित हमला था, और सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर एमेथिस्ट थंडरलान को अंतिम 2 डिवीजनों को दिया गया। हालांकि उन 2 डिवीजनों के लोग नाखुश थे, लेकिन वे कुछ भी कहने में सक्षम नहीं थे। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक उड़ने में सक्षम था, जो जमीन पर मौजूद सभी लोगों को असहाय बना देता। यह जमीन पर मौजूद लोगों पर अपने जहर से हमला करने में भी सक्षम था, इसलिए यह जादुई जानवर लंबे धनुष और चाबुक उपयोगकर्ता वाले समूह के लिए सबसे उपयुक्त था। जहां तक एल्बिनो अर्थवर्म की बात है, कई लोग भी इसी तरह के विचार रखते थे। जैसा कि सभी जादुई जानवर थे जिनके नाम में ड्रैगन का चरित्र था, एल्बिनो अर्थवर्म की सुरक्षा उतनी ही मजबूत थी जितनी डुगुफैंग ने कहा था। औसत अर्थ सेंट मास्टर इसके शरीर को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होगा, और चूंकि इसकी सुरक्षा भी बहुत अधिक थी, इसलिए यह उचित ही था कि इसे नुकसान पहुंचाने और मारने के लिए 3 शासक आयुधों की आवश्यकता थी। हालांकि पेंगोलिन सम्राट और एमेथिस्ट थंडरलान दोनों से निपटना मुश्किल था, लेकिन शेष 2 डिवीजन अपने आप में मजबूत थे और उनमें बहुत से लोग थे। एक जादुई जानवर के खिलाफ कम से कम 30 पृथ्वी संत मास्टर्स के साथ समस्या इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद सभी लोग रुक गए क्योंकि उन्हें युद्धभूमि के अवशेष दिखाई दिए। अचानक एक जादुई जानवर की तेज दहाड़ सुनाई दी, जिसने आकाश और धरती दोनों को कानों को चीर देने वाली आवाज से हिला दिया। फिर 3 विशाल जादुई जानवर नजर आए। एक बहुत बड़ा अजगर जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी और जिसका सिर एक पूरी तरह से परिपक्व आदमी की ऊंचाई से भी बड़ा था और जिसके पंख काले थे। यह उड़ने वाला आत्मा सांप था। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक के ठीक बगल में एक बड़ा शेर था। इसका सिर अविश्वसनीय रूप से क्रूर दिख रहा था और इसके पूरे शरीर पर नीलम रंग के तराजू थे। कभी कभी बिजली की एक लहर उसके शरीर पर नाचती थी। यह नीलम थंडर शेर था। एमेथिस्ट थंडरलान के बगल में एक छिपकली जैसा जादुई जानवर था जो 1 मीटर लंबा और 10 मीटर लंबा था। 4 छोटे पैरों ने उसे जमीन से ऊपर उठा रखा था और उसका शरीर पूरी तरह से भूरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था। जैसे ही ये 3 जादुई जानवर प्रकट हुए, अचानक एक मजबूत उपस्थिति महसूस की जा सकती थी।
जो हर किसी की छाती पर दबाव डाल रही थी, जैसे कि वहां एक भारी पत्थर हो जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। अब साथ में पेंगोलिन सम्राट अभी भी भूमिगत हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, डुगू फेंग ने कहा और अपनी ज्वाला तलवार को पकड़ लिया और एल्बिनो अर्थवर्म की ओर बढ़ गया। सीधे पीछे शी जियांगरान और जीडे वुकांग और उनके समूह ने अपने हथियारों के साथ हमला किया। उसी समय पेंगोलिन सम्राट के अलावा अन्य 3 जादुई जानवरों ने कार्रवाई शुरू कर दी। फुट सुनहरे प्रकाश की चमक के साथ पीले कपड़े पहने लड़की ने अपने सोलुना धनुष से उड़ते हुए आत्मा सांप की ओर एक तीर चलाया। धमाका, तीर एक धमाकेदार आवाज के साथ उड़ते हुए स्पिरिट स्नेक से टकराया। सांप का पूरा शरीर एक पल के लिए ऐंठने लगा, फिर एक बार फिर से स्थिर हो गया। उसके विशाल शरीर पर एक खूनी छेद देखा जा सकता था। कानों को चुभने वाली भयंकर फुफकार के साथ सांप पीले कपड़े पहने लड़की की ओर उड़ गया। किन जी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और दहाड़ते हुए कहा, इसके शरीर को बांधने के लिए कोड़े का प्रयोग करो। तियानमु लिंग गंभीर भाव से आगे की ओर उड़ी। एक पल में उसके हाथों में पकड़ा चाबुक धुंधला हो गया और वह सांप के शरीर की ओर उड़ गया। हवा में रहते हुए चाबुक फैलने लगा और 100 मीटर लंबी रस्सी बन गई जो सांप के दोनों पंखों के चारों ओर लिपट गई और उसे बंद करके उसे उड़ने से रोक दिया। आगे बढ़ो, किन जी ने दहाड़ लगाई। अपने शासक आयुध को हवा में उठाकर वह और 3 अन्य लोग उड़ते हुए आत्मा सांप की ओर उड़े। उसी समय जियान चेन का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह भी अपनी हल्की हवा की तलवार के साथ उड़ते हुए आत्मा सांप की ओर उड़ रहा था। सीनियर एन और युन झेंग दोनों जियान चेन के पीछे पीछे चल रहे थे। धमाका, एक धमाकेदार आवाज और ऊर्जा का एक ऐसा ज्वार बाहर आया जैसे ऊर्जा का सागर हो। आसपास का इलाका जल्द ही तबाह हो गया क्योंकि 3 अन्य डिवीजन भी लड़ने लगे। अध्याय 316 अमर की गुफा में प्रवेश दो। टिल्डर कुछ समय तक युद्ध जारी रहा, तभी युद्ध के मैदान में दर्द से भरी चीख सुनाई देने लगी क्योंकि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक चूहे के सिर वाले प्राणी ने कमर से नीचे काट लिया था तथा उसे जमीन के नीचे खींच लिया था। वह पेंगोलिन सम्राट है। पेंगोलिन सम्राट यहाँ है, हर कोई जमीन से सावधान रहे। जैसे ही सबने चिल्लाहट सुनी, वे सब जमीन की ओर ध्यान से देखने लगे। उसी समय समूह के ठीक सामने एक बड़ा सुनहरे रंग का चूहे जैसा जानवर जमीन से उड़कर आया, जिसके मुंह में एक आदमी का ऊपरी आधा हिस्सा था। सावधान रहो, पेंगोलिन सम्राट यहाँ है। जल्दी करो और इस पर हमला करो, इसे जमीन में भागने मत दो। जैसे ही पेंगोलिन सम्राट प्रकट हुआ, सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और पेंगोलिन सम्राट पर हमला करने लगे। पेंगोलिन सम्राट बहुत तेज था और अपने मुंह में शरीर को निगलने के तुरंत बाद वापस जमीन में उड़ गया। यहां तक कि जब 3 संत हथियारों ने उसके शरीर पर वार किया तो केवल चिंगारियां ही दिखाई दे रही थीं। पेंगोलिन सम्राट एक स्केल वाला जादुई जानवर था जिसके पूरे शरीर पर सुनहरे रंग के शल्क थे। हालांकि इसकी सुरक्षा एल्बिनो केचुआ जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी यह औसत अर्थ सेंट मास्टर द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने वाले से अधिक शक्तिशाली था। जमीन से एक अविश्वसनीय रूप से तेज कील उभरी और एक व्यक्ति के कूल्हे में घुस गई, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। आदमी ने तीखी आवाज में चिल्लाया और फिर पेंगोलिन सम्राट को उसके भूमिगत छिपने के स्थान से बाहर निकलने की उम्मीद में अपने अग्निगुण वाले सेंट वेपन को जमीन में घुसा दिया। पेंगोलिन सम्राट के उस क्षेत्र से पहले ही चले जाने के कारण वह केवल धरती पर गिरा। एक तीव्र बैंगनी प्रकाश चमका जिससे पूरी दुनिया अचानक हिल गई। बगल में एमेथिस्ट थंडरलान ने बिजली का एक नीला भाला फेंका जो निकटतम व्यक्ति की ओर झुका, जिससे उसका शरीर काला हो गया और वह जमीन पर गिर गया। कई लोगों ने अपने संत हथियारों से शेर पर तुरंत हमला किया, जिससे खनकती हुई आवाज पैदा हुई और कुछ चिंगारी और खून के साथ उसके तराजू पर प्रहार किया। हालांकि एमेथिस्ट थंडरलान की सुरक्षा बहुत कमजोर नहीं थी, लेकिन ये बिना कुछ नुकसान उठाए कई वार से बचाव करने में सक्षम नहीं था। शेर के मुंह से एक गुस्से भरी दहाड़ निकली और उसने अपने तीखे पंजों से हमला करने वाले लोगों पर हमला किया। शेर के मुंह से बिजली की एक और किरण निकली और उसने सबसे नजदीकी व्यक्ति को चकमा देने का मौका दिए बिना उसे मारा। उस पल में एमेथिस्ट थंडरलान पर हमला करने वाले 30 अर्थ सेंट मास्टर्स में से 10 बिजली की चपेट में आ गए और कोयले की तरह काले शरीर के साथ फर्श पर गिर गए। शेर के पंजों से 3 और लोग फट गए, वे तुरंत मर गए और कई अन्य घायल हो गए। एमेथिस्ट थंडरलान की शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी और इसलिए शेर के खिलाफ लड़ने वालों को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ती थी। दूसरी तरफ फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक और एल्बिनो अर्थवर्म से लड़ने वाले समूहों को आसानी से समय मिल रहा था।
दोनों डिवीजनों के पास 3-3 रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ता थे और वे अपने आप में मजबूत थे, जिससे उनके समूह के लिए किसी भी तरह की हताहत होने की संभावना कम हो गई थी। किन जी ने अपना रूलर आर्मामेंट उठाया और उसे एल्बिनो अर्थवर्म पर फेंका, जिससे उसके शरीर पर मौजूद स्केल आसानी से कट गए और उसे काफी नुकसान पहुंचा। कुछ ही देर में एल्बिनो अर्थवर्म का पूरा शरीर उसके खून से लाल हो गया। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक एल्बिनो अर्थवर्म से ज्यादा ताकतवर नहीं था, खासकर जब उसके पंख तियानमू लिंक के चाबुक से बंधे हुए थे। हालांकि वह अपने शासक आयुध की पूरी ताकत नहीं दिखा रही थी, फिर भी यह फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। अंत में बंधे हुए सांप की ताकत पहले की तुलना में बहुत कम थी, जिसका उस पर बहुत ज्यादा असर हुआ, इसलिए उसकी पूरी शक्ति का लगभग 60% ही प्रदर्शित हो सका। किन जी के शासक आयुध ने उड़ते हुए आत्मा सांप के शरीर पर प्रहार किया और उसके शरीर पर 1 मीटर लंबा गहरा घाव छोड़ दिया, जिससे वह चिल्ला उठा। पीले कपड़े पहने लड़की दूर खड़ी थी और अपने लंबे धनुष से लगातार तीर चला रही थी। हर सुनहरा तीर सांप के सिर की ओर जा रहा था। एक हिंसक फुफकार के साथ सांप ने अपना सिर इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया और खून टपकने लगा। जियान चेन और अन्य लोग अपने संत हथियारों के साथ सांप पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उसके सिर पर प्रत्येक व्यक्ति ने जोरदार प्रहार करने के लिए नीचे झुकना शुरू कर दिया। प्रत्येक जादुई जानवर काफी शक्तिशाली होने के बावजूद एक ही समय में उन पर हमला करने वाले मनुष्य बहुत ज्यादा थे। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक अर्थ सेंट मास्टर था और उनसे एक बार सहना उनकी ताकत पर भारी पड़ रहा था। जहां तक फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक और एल्बिनो अर्थवर्म की बात है, तो प्रत्येक ने 3 रूलर आर्मामेंट्स का सामना करके एमेथिस्ट थंडरलान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अभी तक केवल पेंगोलिन सम्राट को दूसरे पक्ष पर बढ़त हासिल थी और वह अच्छी स्थिति में था। उड़ने वाला आत्मा सांप बंधनों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके शरीर पर घाव और भी गंभीर होते जा रहे थे और जैसे जैसे वह घायल होता जा रहा था, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तियानमू लिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपना निचला होंठ काट लिया और अपने माथे पर पसीना बहाते हुए ध्यान केंद्रित किया। इस समय वो पूरी तरह से उड़ने वाले आत्मा सांप के पंखों को जकड़ने पर केंद्रित थी। अचानक फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक ने जोर से फुफकार मारी और उसके मुंह से बड़ी मात्रा में संक्षारक एसिड हर दिशा में निकल गया। जिस क्षण जहर किसी व्यक्ति पर गिरा, उस जगह के कपड़े और मांस तुरंत पिघल गए। जहर बहुत संक्षारक है, ये सेंट फोर्स को भेद सकता है और 2 घंटों में यह एक पृथ्वी सेंट मास्टर को भी मार सकता है। पीछे हटो, किन जी ने आदेश दिया, क्योंकि तीनों पुरुष और सीनियर एन जहर से बचने के लिए जल्दी से उसके साथ पीछे हट गए। जहर से उठने वाला बादल पहले से ही दृश्यता को लगभग समाप्त कर रहा था, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति ये देखने में असमर्थ था कि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। पारदर्शी अवरोध में घिरे किन जी ने बचाव के सभी प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया और सांप पर गिरने से पहले हवा में ऊंची छलांग लगाई, जिससे उसका दिल छिद गया। स्लैश! उड़ते हुए आत्मा सांप के दिल के पास का क्षेत्र तुरंत 1 मीटर के घाव में फट गया, क्योंकि किंजी अगले हमले में उड़ गया और एक बार फिर अपने हथियार से घाव को और भी चीर दिया। उड़ते हुए आत्मा सांप ने एक कान फाड़ देने वाली फुफकार मारी और हिंसक ढंग से अपना शरीर सीधा किया। अगले ही पल सांप की पूंछ किंजी के अवरोध से टकरा गई। यद्यपि किंजी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन टक्कर इतनी अधिक थी कि वह दूर उड़ गए। जैसे ही वह हवा में उड़ रहा था, किंजी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक पल में वह जहरीले कोहरे के बीच से एक नीली और बैंगनी रंग की रोशनी की धुंधली चमक देख सकता था। आओ! अगले ही पल उड़ते हुए आत्मा सांप की हताश चीख सुनाई दी। जहरीले कोहरे के बीच कोई भी ये देखने में सक्षम नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि किसी चीज ने जमीन पर जोर से मारा था और उसे हिला दिया था। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक दर्द से फुफकारता रहा और उसकी आवाज टेढ़ी हो गई। इलाके में जहरीली धुंध पागलों की तरह घूमने लगी, मानो कोई चीज उसे बेतरतीब आकार दे रही हो। खून से लथपथ जियान चेन तुरंत जहरीली धुंध से बाहर निकल आया। उसके अधिकांश कपड़े जहर से पिघल चुके थे और कुछ हरा जहर अभी भी उसके शरीर पर चिपका हुआ था। केवल पीले कपड़े वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी और चूंकि उसके शरीर पर जहरीली धुंध की एक परत थी, इसलिए कोई भी जियान चेन को नहीं देख पा रहा था। जियान चेन ने तुरंत नए कपड़े निकाले और सांप के बचे हुए जहर को जल्दी से साफ किया और फिर नए कपड़े पहन लिए। जैसे कि वह अभी भी कल के कपड़ों में था, जियान चेन बाकी लोगों के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए मुस्कुराते हुए जहरीले धुंध के चारों ओर उड़ गया। उस क्षण पहले से ऐंठ रहा उड़ता हुआ आत्मा सांप अंततः शांत हो गया, क्योंकि जहरीली धुंध भी छट गई, जिससे सभी को ये देखने का मौका मिला कि अंदर क्या हुआ था। जैसे ही सभी ने देखा, उनके चेहरे सदमे और विस्मय से शांत हो गए। यहां तक कि किंजी भी बाकी लोगों से अलग नहीं थे।
फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक का पूरा शरीर जमीन पर था, लेकिन जिस जगह उसका दिल था वह उसके शरीर के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग हो गया था। उसके सिर के आकार के दिल से घाव से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था, जिसे भी 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक अभी भी जिंदा जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह मौत से बहुत दूर नहीं था, और राक्षस का कोर बिना किसी निशान के उसके शरीर से पहले ही गायब हो चुका था। किन जी को वह समय याद आ गया जब उसने धुंधली नीली और बैंगनी चमक देखी थी। उसने महसूस किया था कि जियान चेन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे संदेह और भ्रम ने उसके दिल पर छाने का एहसास कराया था। तभी एल्बिनो अर्थवर्म ने भी एक भयानक आवाज निकाली और फिर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके सिर पर शिज़ियांग्रान की ट्रेजर माउंटेन की सील टूट गई। यहां तक कि उसके पूरे शरीर को भी सील ने कई बार कुचल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक और एल्बिनो अर्थवर्म दोनों ही मर चुके थे। केवल 2 ही बचे थे। एक एमेथिस्ट थंडर लान था जो इधर उधर उछल रहा था। उसके शरीर पर घावों के बावजूद वे किसी भी तरह से जीवन के लिए खतरा नहीं थे। इसकी ताकत अपने ग्रेड के अन्य सांपों से कहीं बेहतर थी क्योंकि इसमें जन्मजात कौशल और दुर्लभता थी। यहां तक कि एक अर्थ सेंट मास्टर भी इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाने की उम्मीद कर सकता था। पेंगोलिन सम्राट सबसे स्वस्थ था। भूमिगत रूप से इधर उधर भागते हुए यह ऊपर के लोगों के साथ लुका छिपी खेलता था, जैसे कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि कोई खेल हो। एक ही बार में लोगों पर हमला करने से पहले बेतरतीब ढंग से प्रकट होना और गायब हो जाना, यह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता और केवल एक बड़ा सिरदर्द देता है। एमेथिस्ट थंडरलान और पेंगोलिन सम्राट दोनों से लड़ने वाले डिवीजनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। शेर से लड़ते हुए कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए, जबकि कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि दृढ़निश्चयी शेर ने उससे संघर्ष करना जारी रखा। पेंगोलिन सम्राट के लिए उसने पहले ही 7 लोगों को निगल लिया था, जबकि 1 दर्जन अन्य को घायल कर दिया था। पेंगोलिन सम्राट को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। एमेथिस्ट थंडरलान बहुत शक्तिशाली है, जल्दी से आकर हमारी मदद करो, नहीं तो हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। पेंगोलिन सम्राट से निपटने में हमारी मदद करें। यह देखकर कि किस प्रकार उड़ते हुए आत्मा सांप और एल्बिनो केचुए को मार दिया गया, अन्य लोग खुशी से सहायता के लिए चिल्लाने लगे। एल्बिनो केचुआ से राक्षस कोर को शीघ्रता से निकालते हुए डुगू फेंग अपने आदमियों को जंगल में ले गया, बिना उन 2 डिवीजनों की परवाह किए जो अभी भी जादुई जानवरों से लड़ रहे थे। उन पर ध्यान न दें, चलो पीछे न रहें, अमर की गुफा हमारे ठीक सामने है। किन जी ने जियान चेन और बाकी डिवीजन को चिल्लाते हुए कहा क्योंकि वह डुगू फैन का पीछा करने के लिए अपने साथ 3 आदमी लेकर आया था। उसे क्लास 5 फ्लाइंग स्पिरिट स्नेक की लाश की परवाह नहीं थी। उड़ते हुए आत्मा सांप की लाश को देखे बिना जियान चेन ने बाकी लोगों को जंगल में उनके पीछे आने के लिए बुलाया। पागलों की तरह भागने के बाद जियान चेन किन जी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। ये गुफा अस्वाभाविक रूप से गहरी थी और हर एक अंतराल पर एक नाइट पर्ल से एक सफेद रोशनी निकलती थी। गुफा का अंदरूनी हिस्सा और दीवारें भी चमकदार थीं, जिसका मतलब था कि किसी ने दीवारों को समान रूप से काटने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ताकत का इस्तेमाल किया था। धमाका! आगे एक जोरदार आवाज सुनाई दी और पूरा गलियारा कांपने लगा। जियान चेन, पीले कपड़े वाली लड़की, तियानमुलिंग, युनझेंग और सीनियर एन ने अपनी गति और भी तेज कर दी और जल्दी से उस जगह पहुंच गए जहां सभी लोग इकट्ठे थे। जियान चेन को कमरे में प्रवेश करते देख शिज़ियांग्रान ने तुरंत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अवरोध को सक्रिय कर दिया। सबके सामने ही एक पत्थर का दरवाजा उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। कमीने, यहां तंत्र को किसने छुआ? इसने हमारे रास्ते को अवरुद्ध करते हुए एक पत्थर की दीवार गिरा दी। जीडे वुकांग ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपना रूलर आर्मामेंट पकड़ा। अध्याय 317 स्वर्गस्तरीय युद्ध कौशल पर लड़ाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से दरवाजे हमारे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, मैं उन्हें तोड़ दूंगा। डुगू फैंग आगे बढ़ा और तुरंत अपनी मुट्ठी से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। एक दबी हुई आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा बाकी सभी के ऊपर ऊंचा उठता रहा, केवल थोड़ी सी धूल हिलकर नीचे गिर रही थी। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। डुगू फैंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर खुद से बुदबुदाया, क्या ये वाकई पत्थर का दरवाजा है? डुगू फैंग को अच्छी तरह पता था कि उसकी मुट्ठी में कितनी ताकत है। लोहे के दरवाजे में भी छेद हो जाता है, लेकिन इस पत्थर के दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आई। हे भगवान, क्या ये सचमुच पत्थर का दरवाजा है? यह अविश्वसनीय रूप से कठोर है। ये पत्थर का दरवाजा पत्थर जैसी सामग्री से बनाया गया है, लेकिन ये बहुत टिकाऊ है। ये पत्थर का दरवाजा निश्चित रूप से कोई साधारण दरवाजा नहीं है। सब लोग आपस में बातें करने लगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस चीज से बना है, लेकिन अगर इसने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। डुगू फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। अपने शासक आयुध को घुमाने के लिए तैयार होते हुए उसने अपने दाहिने हाथ में अग्नि तलवार पकड़ी हुई थी। यह देखकर कि डुगू फेंग अपने शासक आयुध का उपयोग करने वाला था, सभी लोग पकड़े जाने के भय से पीछे हट गए। डुगू फेंग के हाथ में शासक आयुध ने चिल्लाते हुए एक बड़ी ज्वाला छोड़ी। एक बड़े झटके के साथ उसने तलवार को पत्थर के दरवाजे पर जोर से पटक दिया। धमाका! कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी क्योंकि पूरी गुफा झटके से हिल गई थी। सभी ने दर्द से अपना सिर हिलाया और खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद गुफा में फिर से शांति छा गई। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे पत्थर के दरवाजे को देखकर चौंक गए। वह दरवाजा उनके ऊपर वैसे ही खड़ा रहा जैसे कि सामान्य हो। बस इस पत्थर के दरवाजे को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, ये वास्तव में कठोर है, तियानमु लिंग ने हकलाते हुए कहा और सदमे में अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। यहां तक कि डुगू फेंग को भी शांत रहना मुश्किल हो गया और वह स्तब्ध रह गया। एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर का दरवाजा रूलर आर्मामेंट के वार को बिना किसी नुकसान के झेल सकता है, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। भव्य वेशभूषा में सजे किनजी पत्थर के दरवाजे के पास गए और शांत भाव से उसे छूने के लिए हाथ उठाया। इस दरवाजे को तोड़कर हम अमर की गुफा में प्रवेश कर सकेंगे। आइए हम उन सभी को एक साथ शासक आयुध के साथ इस पर हमला करने दें। मुझे संदेह है कि ये दरवाजा 6 शासक आयुधों की ताकत का सामना करने में सक्षम होगा। ये सही है, ये सबसे अच्छा उपाय है, जीडे वुकांग ने कहा। हाँ, ठीक है बड़े भाई। अगर बड़े भाई भारी काम कर सकते हैं तो ये छोटी लड़की किनारे से मदद करेगी। ये पत्थर का दरवाजा टूटता है या नहीं, ये सब आप पर निर्भर है। लड़की ने सभी को देखकर मुस्कुराते हुए आकर्षक ढंग से बात की। फिर जियान चेन की ओर बढ़ते हुए उसने उसे प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा। भाई जियान चेन, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इसमें कोई शासक आयुध नहीं है, इसलिए मेरा हमला बहुत कमजोर होगा। यह क्षेत्र इतना चौड़ा भी नहीं है, इसलिए यह इतने सारे लोगों को एक साथ खड़ा करने में सक्षम नहीं होगा। मैं बाकी सभी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे ही जियान चेन ने बात की, एक बड़ी पशुवत दहाड़ सुनाई दी, जिससे गुफा में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वह एमेथिस्ट थंडरलान है और उसके कदमों की आवाज, हे भगवान, उन्होंने यहां दौड़कर आने की हिम्मत की। वे शेर को यहां ला रहे हैं। सब लोग जल्दी से काम करो, किनजी चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के डुगू फेंग, जीडे वुकांग, शिजियांगरान, किनजी और तियानमु लिंग सभी पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अपने शासक हथियारों के साथ वे सभी हमला करने के लिए तैयार थे। फिर अचानक एक पारदर्शी अवरोध अचानक प्रकट हुआ और अंदर के लोगों को ढक दिया। इससे जियान चेन को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शासक आयुधों वाले इन लोगों के चारों ओर एक संत शासक की बाधा होगी। पीले कपड़े पहने लड़की को देखने के लिए अचानक पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वह 10 मीटर दूर खड़ी थी और उसकी धनुष की डोरी पूरी तरह से पीछे खींची हुई थी। एकमात्र अंतर यह था कि उसकी रक्षा करने के लिए कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जियान चेन को नहीं पता था कि उसके पास कोई संत शासक नहीं था जो उसकी मदद कर रहा था या वह उसका उपयोग नहीं कर रही थी। उस समय 6 रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ताओं को छोड़कर सभी ने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। 6 रूलर आर्मामेंट से ऊर्जा प्रतिक्रिया किसी भी पृथ्वी संत मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। हमला करो! एक आदेश के साथ सभी 6 शासक आयुध उपयोगकर्ताओं ने हमला किया। एक तीर अन्य हमलों से आगे निकल गया और मुट्ठी के आकार के सील ऑफ ट्रेजर माउंटेन के साथ पत्थर के दरवाजे से टकराया, जबकि अन्य समन्वय में दरवाजे के खिलाफ टूट गए। धमाका! एक जोरदार आवाज सुनाई दी जब ऊर्जा की एक बड़ी शॉकवेव खतरनाक गति से बाहर की ओर फूटी। ये सब पर छा गई, जबकि गुफा खुद भी हिलने लगी, मानो वह खुद ही ढहने वाली हो। जियान चेन और अन्य पृथ्वी संत गुरुओं ने खुद को जमीन पर जड़े रखने के लिए गुफा की दीवारों के करीब चिपके रहे। साथ ही उन्होंने अपने शरीर को रक्षा के एक द्वितीयक रूप के रूप में लागू करने के लिए अपने संत बल का उपयोग किया। आधी सांस के बाद शॉकवेव शांत हो गई क्योंकि 6 रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ताओं को 10 मीटर पीछे खींच लिया गया था। बाधाओं ने उन्हें किसी भी नुकसान से बचाया था, जबकि केवल पीले कपड़े वाली लड़की का चेहरा काफी पीला था। पत्थर के दरवाजे को देखने पर वहां कई दरारें थीं, लेकिन यह अभी भी टूटा नहीं था। सभी लोग चौंक गए। पत्थर का दरवाजा किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने नहीं सोचा था कि पत्थर के दरवाजे को तोड़ने के लिए 6 शासक आयुध भी पर्याप्त नहीं होंगे। जिस बात पर सभी खुश हो सकते थे वह थी अमर गुफा की मजबूती।
इतने भारी प्रहार के बाद भी वह अभी तक ढही नहीं थी। फिर से जीडे वुकांग चिल्लाया। तुरंत 6 लोगों ने एक बार फिर एक और भयानक एकीकृत हमला किया जो पहले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक और धमाके की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ते हुए देखे जा सकते थे और गुफा में आवाज गूंज रही थी। दूसरे धमाके के बाद अविश्वसनीय रूप से मजबूत पत्थर का दरवाजा आखिरकार टूट गया था। पत्थर के दरवाजे टूटने के बाद भी डुगू फैंग, जीडे वुकांग, शी जियांगरान, किनजी और तियानमू लिंग ने विस्फोट के बाद की स्थिति की परवाह नहीं की और सभी दरवाजों से आगे निकल गए। उनमें से हर कोई अपने अवरोधों से सुरक्षित था और किसी भी चीज से क्षतिग्रस्त होने के बारे में चिंतित नहीं था। उनकी हरकतों को भांपते हुए जियान चेन की आंखें चमक उठीं। तुरंत ही ऊर्जा तरंग के विरुद्ध सीधे दरवाजे की ओर दौड़ते हुए जियान चेन आगे निकलने के लिए मुड़ा और मुड़ा। आखिरकार वह ऊर्जा तरंग से मुक्त होने में सफल रहा और पांचों का पीछा करते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। पत्थर के दरवाजों के पीछे एक खाली जगह थी जहां पहले के हमले की कोई भी ऊर्जा नहीं पहुंच सकती थी। एक ऊंचे चबूतरे के ठीक ऊपर एक गहरे रंग का लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल साधारण लग रहा था और कुछ खास नहीं लग रहा था। इस बक्से को देखकर डुगू फैंग, शी जियांगरान, जीडे वुकांग और किनजी सभी बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसकी ओर उड़ चले। एक सियान रंग का कोड़ा उनके पास से गुजरा और एक क्षण में वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और बॉक्स के चारों ओर लपेट गया तथा फिर उसे वापस खींच लिया। चारों व्यक्तियों ने तुरंत एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया और बॉक्स पर हमला बोल दिया। टकराना। जैसे ही बॉक्स को तोड़ा गया, एक सफेद चमड़े की किताब हवा में उड़ गई। हमले के कारण हुए विस्फोट के कारण किताब हवा में फड़फड़ाती रही और पन्ने भी टूट गए। 4 हाथ एक साथ गिरती हुई पुस्तक को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ताकि वे उसे बाकी सभी से छीन सकें। तियानमू लिंग ने बिना एक कदम भी आगे बढ़ाए तुरंत अपनी कलाई को झटका दिया, जिससे चाबुक का एक हिस्सा चारों आदमियों पर उड़ गया। उसी समय चाबुक का सिर किताब पर उड़ गया। इस समय चारों लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और अपने शासक हथियारों से चाबुक पर हमला किया। हालांकि चाबुक भी एक शासक हथियार था, लेकिन ये 4 शासक हथियारों की ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं था और उसे पीछे हटना पड़ा। चारों लोग तुरंत किताब के पास पहुंचे और उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। प्रत्येक हाथ ने उसके एक हिस्से को पकड़ लिया और हिंसक तरीके से खींचते हुए प्रत्येक ने किताब को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। छी! किताब की डोरी तुरंत फट गई, जिससे किताब के कई पन्ने हवा में उड़ गए। चाबुक पर पहले किए गए प्रहार से मिली ऊर्जा के साथ मिलकर किताब के सारे पन्ने हवा में लहराने लगे। 4 जोड़ी हाथ हवा में उड़ते हुए बिखरे हुए पन्नों को समेट रहे थे। इस समय जियान चेन अचानक एक चांदी की रोशनी में दिखाई दिया। 2 ढीले पन्नों को देखकर उसने बिजली की गति से उन्हें पकड़ लिया और फिर पास में ही एक और पन्ना पकड़ लिया। डुगू फैंग ने जल्दी से 2 और पन्ने भी पकड़ लिए। उसके बाद उसके हाथ के ठीक बगल में एक और पन्ने दिखाई दिए। जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, अचानक उसकी नजर में एक व्यक्ति दिखाई दिया। ये व्यक्ति जियान चेन था, जिसने तुरंत उसकी आंखों के ठीक नीचे कागज का टुकड़ा पकड़ लिया। डुगू फैंग तुरंत ही स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर अचानक ही क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में जानलेवा रोशनी चमक रही थी। पन्नों के लिए थोड़ी सी मशक्कत के बाद किताब को जल्दी से 6 लोगों ने बांट लिया। अंत में तियानमू लिंग के पास 2 पन्ने थे, जियान चेन के पास 4, डुगू फैंग के पास 4, जीडे वुकांग के पास 3, शी जियांगरान के पास 2 और किन जी के पास 4, कुल मिलाकर 19 पन्ने थे। इस समय शी जियांगरान पहले से ही अपने अवरोधक के साथ जियान चेन पर उड़ चुका था, जबकि उसके खजाने पर्वत की मुहर जियान चेन के सिर पर उड़ गई थी। मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की तो मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इससे पहले किसी ने मुझसे चोरी करने की हिम्मत नहीं की। उसी समय जीडे वुकांग और डुगू फैंग अपने शासक हथियारों के साथ जियान चेन की ओर दौड़े और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। किन जी और तियानमू लिंग के पास किसी भी पक्ष की मदद करने की कोई योजना नहीं थी। हालांकि वे जियान चेन के साथ लड़े थे, लेकिन उनके साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था। शी जियांगरान जियान चेन का एक नफरत भरा दुश्मन था। जीडे वुकांग ने अपने साथी झेगू को जियान चेन के हाथों मरवा दिया था और डुगू फैंग से युद्ध कौशल का एक हिस्सा उसकी नाक के नीचे से छीन लिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति के पास जियान चेन से लड़ने का एक कारण था। अध्याय 318 3 विशेषज्ञों की हत्या। शी जियांगरान, जीडे वुकांग और डुगू फैंग तीनों ने एक ही समय में जियान चेन पर हमला किया, जिससे वह बहुत हैरान हो गया। जिस चीज ने जियान चेन को बहुत गंभीर बना दिया वह ये थी कि उन तीनों के पास अवरोध थे और इसलिए उनके लिए उन्हें घायल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा।
इसके अलावा उन तीनों के पास प्रत्येक के पास एक शासक आयुध था। अगर वह किसी एक से भी टकराता तो यह अविश्वसनीय मात्रा में नुकसान पहुंचाता जिसे वह सहन नहीं कर पाता और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। यहां तक कि अगर वह घायल भी हो जाता तो शी जियांगरान और अन्य दो उसे कभी जाने नहीं देते या गुफा से बाहर भी नहीं निकलने देते। जियान चेन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अभी वह अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा सकता था। जियान चेन की हल्की पवन तलवार पर एक नीली और बैंगनी चमक देखी जा सकती थी जब वह बिना किसी डर के शी जियांगरान की ओर चला और उसने अपनी तलवार सीधे उसकी रक्षा करने वाले अवरोध पर वार की। अभी जियान चेन अपनी सारी उम्मीदें केवल नीले और बैंगनी तलवार क्यूई पर ही लगा सकता था। सफलता या असफलता ये सब तलवार क्यूई पर निर्भर था क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली हमला था जिसका वह उपयोग कर सकता था। जियान चेन को हमला करने की पहल करते देख शी जियांगरान के चेहरे पर एक खुश मुस्कान उभरी। उसकी बाधा की रक्षात्मक शक्ति के साथ जिसे शासक आयुध भी नहीं तोड़ सकता था, इसका मतलब था कि जियान चेन भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। जियान चेन का हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसकी शी जियांगरान को परवाह भी नहीं थी, इसलिए जियान चेन के हाथ में कागज के टुकड़े कुछ ऐसे थे जो उसे अपने जैसे ही अच्छे लगे। खजाने के पहाड़ की सील को कसकर पकड़े हुए शी जियांगरान ने उसके करीब आने तक इंतजार किया और तुरंत इसे एक पत्थर की तरह इस्तेमाल किया और जियान चेन के सिर पर इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने शी जियांगरान की बाधा को स्पर्श किया, जियान चेन की उत्सुक निगाहों के सामने बाधा बिना किसी आवाज के पिघलने लगी जिससे तलवार को प्रवेश मिल गया। इस पर जियान चेन ने खुशी का भाव दिखाया। बिना किसी हिचकिचाहट के लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत अंदर पहुंच गया और शी जियांगरान के गले में घुस गया। शी जियांगरान तुरंत ही कठोर हो गया क्योंकि उसकी हरकतें एकदम से रुक गई थीं। उस जगह को घूरते हुए जहां तलवार उसके अवरोध को चीरती हुई उसके गले में घुस गई थी, फिर उसने जियान चेन की तरफ अविश्वास भरी नजर से देखा। यहां तक कि खजाने के पहाड़ की सील जो जियान चेन पर वार करने के लिए उसके हाथ से छूट गई थी, वह भी बीच हवा में ही रुक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शी जियांगरान ने चौंक कर कहा। उसने खून थूका और हकलाया। अविश्वास में उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। डुगू फैंग और जीडे वुकान जो शुरू में जियान चेन पर दौड़ रहे थे, तुरंत रुक गए। उन्होंने शी जियांगरान की बाधा को जियान चेन के चांदी के ब्लेड से छेदते हुए देखा, इससे पहले कि वह शी जियांगरान के गले में वार करे। वे दोनों बाधा की मजबूती को समझते थे और कैसे एक शासक आयुध भी बेकार था। यहां तक कि एक स्वर्ग संत गुरु को भी बाधा को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। लेकिन उनकी आंखों के ठीक सामने शी जियांगरान की रक्षा करने वाली बाधा को जियान चेन की तलवार ने आसानी से या बिना किसी प्रतिरोध के भेद दिया, लगभग जैसे कि वह टोफू हो। ये कुछ ऐसा था जो उन दोनों के लिए पूरी तरह से अकल्पनीय था। दूसरी तरफ किन जी और तियानमू लिंग दोनों ही अविश्वास में घूर रहे थे क्योंकि उनके दिलों में सदमा भर गया था। तियानमू लिंग का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया क्योंकि वह जियान चेन और शी जियांगरान को पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर होकर देख रही थी। उस समय पीले कपड़े वाली लड़की भी गुफा में प्रवेश कर चुकी थी और उसने देखा कि जियान चेन की तलवार शी जियांगरान के गले में घुस गई है। वह मूक सदमे में थी और अविश्वास के साथ इस दृश्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने शी जियांगरान की बाधा को तोड़ दिया। लड़की ने सदमे में अपने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस की। इस समय उसे नहीं पता था कि कौन सी भावना अधिक मजबूत थी, शी जियांगरान की मृत्यु से खुशी या जियान चेन की बेहतर युद्ध शक्ति के अचानक प्रकटीकरण को देखने से उत्साह। जियान चेन ने अपनी तलवार को देखा जिसने शी जियांगरान की बाधा को तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। तलवार आत्माओं के जागने के बाद उन्होंने लगातार उसकी हमलावर शक्ति को बढ़ाने में उसकी मदद की थी। एक महान संत गुरु के रूप में भी वह पृथ्वी संत गुरुओं को मारने में सक्षम था और अब तक तलवार आत्माओं ने उसे कभी निराश नहीं किया था। उन्होंने बाधा को भी नष्ट कर दिया था, जो कि एक शासक आयुध नहीं कर सकता था। इसके साथ बाधा वाले लोग भी पहले की तरह बड़े खतरे नहीं होंगे। हालांकि रूलर आर्मामेंट बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल बहुत शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम था। जब तक कोई यह सुनिश्चित करता है कि रूलर आर्मामेंट किसी से संपर्क या टकराव न करे, तब तक रूलर आर्मामेंट एक साधारण सेंट हथियार से अलग नहीं था। शी जियांगरान की जान तेजी से निकल गई क्योंकि वह कांपती हुई नजर से जियान चेन को घूरता रहा। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती गई और अवरोध तेजी से खत्म होने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी कलाई के एक मोड़ के साथ जियान चेन की तलवार ने शी जियांगरान के गले को खूनी तरीके से काट दिया और फिर बाहर निकल गई। उसी समय जियान चेन ने जल्दी से शी जियांगरान की स्पेस रिंग और ट्रेजर माउंटेन की सील को अपनी जेब में रख लिया और फिर जिएडे वुकांग से लड़ने के लिए उसकी ओर मुड़ गया।
पहले से ही जियान चेन ने जीडे वुकांग और डुगू फैंग दोनों को अपने दुश्मनों के रूप में पहचान लिया था। जो उसके दुश्मन थे उनके लिए जियान चेन को कोई दया नहीं थी। इससे भी ज्यादा जियान चेन उनके हाथों में स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल पृष्ठ चाहता था। जियान चेन को उड़ते हुए आते देख जीडे वुकांग का चेहरा बदसूरत हो गया। जब वह पेजों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था तब उसने जियान चेन को प्रतिद्वंद्वी के रूप में बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जब जियान चेन ने आसानी से शी जियांगरन की बाधा को तोड़ दिया तो वह खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक सका कि उसके दिल को एक गंभीर झटका लगा है। अभी वह ये सोचकर भोलेपन से नहीं सोच सकता था कि उसकी बाधा उसे किसी भी नुकसान से बचाएगी। जीडे वुकांग ने विस्फोटक बल के साथ पीछे छलांग लगाए और अपनी ज्वाला तलवार को जियान चेन पर घुमाया। जियान चेन को पता था कि रूलर आर्मामेंट के साथ सीधे हमला करना ठीक नहीं है। उसने आसानी से वार को चकमा दिया और अपनी तलवार की नीली और बैंगनी चमक के साथ अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड ने जीडे वुकांग की रक्षा करने वाली बाधा पर वार किया। बिना किसी बाधा के अवरोध तुरंत हट गया और जहां तलवार ने स्पर्श किया था वहां एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिससे जीडे वुकांग को बिना किसी परेशानी के छुरा घोंपा जा सका। ये देखकर कि उसका खुद का बैरियर एक भी वार को रोकने में असमर्थ है, जीडे वुकांग के माथे पर पसीने की एक लकीर उभर आए और वह पीला पड़ गया। एक ही छलांग के साथ वह पीछे की ओर उड़ गया और तलवार के वार से बचने के लिए अपना हथियार ऊपर उठा लिया। डिंग। शासक आयुध के विरुद्ध वार किए जाने पर नीला और बैंगनी तलवार क्यूई इसे पार करने में सक्षम नहीं था। चूंकि शासक आयुध वर्तमान में ठीक हो रहे नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली थे, वे चमक से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते थे। उस समय शासक आयुध एक बड़ी ज्वाला के साथ बाहर की ओर उछला, जो एक गोली की तरह जियान चेन पर जा लगी। जियान चेन खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वह भावनाओं से उबल रहे खून के साथ पीछे कूद गया। जियान चेन जानता था कि शासक के हथियार शासक के संत हथियार के अवशेष थे, इसलिए उनमें अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति थी। उनमें से एक का एक ही वार उसके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता था। जाओ मर जाओ। जिएदे वुकांग ने जियान चेन की पीछे की ओर छलांग का फायदा उठाया और तुरंत जियान चेन की ओर वार किया। नजरों से ओझल होते हुए जियान चेन ने जीडे वुकांग की तलवार को चकमा दिया और फिर अपनी तलवार से उस पर वार किया। पूरा इलाका जियान चेन की तलवार की प्रतिबिंबों से भर गया, क्योंकि उसने जीडे वुकांग को तलवार के अंदर फंसा रखा था। एक पल में जीडे वुकांग जियान चेन की हरकतों से घबरा गया। खुद को बचाने के लिए तुरंत अपना खुद का रूलर आर्मामेंट लेकर आया। उसने जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड पर वार करने के लिए अपने रूलर आर्मामेंट के भीतर बड़ी ऊर्जा का दोहन करने से पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी तलवार असली है। जैसे ही जीडे वुकांग अपने हमले की क्रिया करने वाला था, वह अचानक अपने नृत्य के बीच में ही रुक गया और उसने देखा कि जियान चेन किसी तरह उसके पीछे आ गया था। उसकी हल्की हवा की तलवार ने एक बार फिर से उसके अवरोध को तोड़ दिया और पीछे से उसके गले में वार किया। एक बार फिर इसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जियान चेन अपने अवरोध के साथ भी एक ही पल में शी जियांगरन को मारने में सक्षम होगा और फिर अगले ही पल जीडे वुकांग को मार देगा। डुगू फैंग का चेहरा पहले से ही बदसूरत हो चुका था। वह जल्दी से गोली की गति से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। वह जानता था कि उसने पहले ही जियान चेन को नाराज कर दिया है और वह किसी भी कीमत पर एक कठिन लड़ाई से बचना चाहता था। जियान चेन ने अभी अभी जो श्रेष्ठ शक्ति दिखाई थी, उसके साथ उसे पता था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। जियान चेन ने जल्दी से जीडे वुकांग के शासक आयुध को अपने स्पेस रिंग में जमा कर लिया और फिर स्पेस रिंग को भी अपने कब्जे में ले लिया तथा पूरी गति से डुगू फैंग का पीछा किया। यदि डुगू फैंग बच निकलता तो जियान चेन स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल सीखने के सभी अवसर खो देता। यह महसूस करते हुए कि जियान चेन उसका पीछा कर रहा है, भागते हुए डुगू फैंग ने चिल्लाकर कहा, उसे रोकने में मेरी मदद करो। तुरंत ही 4 आदमी जियान चेन के रास्ते में बाधा डालने के लिए आगे आए, जिनके शरीर से अविश्वसनीय मात्रा में आभा निकल रही थी। इस समूह में बैंगनी रंग का लबादा पहने हुए आदमी भी शामिल था। जियान चेन की आंखों में बड़े पैमाने पर हत्या की मंशा चमक उठी जब उसने अपनी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई से 4 लोगों पर वार किया। चारों व्यक्ति यह नहीं जानते थे कि नीली और बैंगनी तलवार क्यूई कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी तलवारें उठा लीं। डिंग 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 डिंग। धातु से धातु टकराने की आवाज के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत उनकी तलवारों पर प्रहार किया, जिसके बाद उनमें से प्रत्येक की तलवारों पर अचानक एक नई उंगली के आकार की चिप लग गई। चारों पुरुषों के संत हथियार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उनमें से प्रत्येक को तुरंत दर्द महसूस हुआ और वे चिल्लाने लगे, फिर पीले पड़ गए। उनके दर्द का फायदा उठाते हुए जियान चेन ने उनकी जान ले ली।
जियान चेन डुगू फैन का पीछा करने के लिए अधीर था, इसलिए उसने जल्दी और पूरे दिल से काम किया। एक प्रथम चक्र पृथ्वी संत मास्टर को मारना उसके लिए आसान था। चांदी की चमक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने 4 बार वार किया। 4 में से 3 लोग बहुत धीमे थे और उन्हें चकमा देने में देर नहीं लगी और तुरंत ही उनके गले पर चाकू से वार कर दिया गया। केवल बैंगनी रंग का लबादा पहने व्यक्ति ही आखिरी क्षण में अपने संत हथियार का इस्तेमाल करके हमले को रोकने में सक्षम था, जिससे उसकी तलवार पर एक और दांतेदार निशान पड़ गया। अब जबकि उसके पवित्र हथियार पर 2 बार प्रहार हो चुका था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा खून थूकना शुरू कर दिया और वह सदमे में जियान चेन को देखने लगा। जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड ने लगातार वार किए और उसने उस आदमी की हरकतों को पूरी तरह दबा दिया। उसके हमलों के खिलाफ वह आदमी चकमा देने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि जियान चेन उसके सेंट वेपन पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यहां तक कि जब वह चकमा दे रहा था तब भी उसे जियान चेन की तलवार से कई बार वार किया गया और तलवार से लगभग सीधा वार किया गया। अंत में वह भी मारा गया, जिससे जियान चेन बिना किसी हिचकिचाहट के डुगू फैन का पीछा करना जारी रख सका। अध्याय 319 मिंग डोन की वापसी। गलियारे में भीड़ में शामिल सभी लोग जल्दी से जियान चेन के लिए रास्ते से हट गए। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के लिए संघर्ष केवल कुछ ही क्षणों का था और गुफा के बाहर किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। इस समय वे केवल भ्रम में देख सकते थे, क्योंकि जियान चेन डुगू फैन का पीछा कर रहा था। क्या पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? वे अचानक लड़ाई कैसे शुरू कर सकते थे? और बड़ा सवाल ये था कि आखिर जियान चेन की ताकत इतनी अद्भुत कब हो गई थी। जियान चेन ने कुछ देर तक डुगू फैन का गुफा के रास्ते से पीछा किया। उसके बाद विशेषज्ञों के कुछ अधीनस्थों को तुरंत होश आ गया और वे भी गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर श्री जियान रान और जीडे वुकांग जमीन पर बेसुध पड़े थे। उनका खून एक बड़े से गड्ढे में जमीन पर रिसता रहा। भगवान वुकांग। अचानक एक दुखी आवाज सुनाई दी जब 2 अधेड़ उम्र के आदमी गुफा में तीर की तरह जीडे वुकांग की तरफ भागे। उसके गले में छेद को देखते हुए सभी लोग तुरंत सफेद हो गए और फिर दुख में जोर से रोने लगे। भगवान वुकांग, भगवान वुकांग। एक आदमी ने अधीरता से चिल्लाते हुए जीडे वुकांग के शरीर को हिलाया, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। भगवान वुकांग की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे व्यक्ति ने चेहरे पर दुख के भाव के साथ आह भरी। मृत, बस ये कैसे संभव है? लॉर्ड वुकांग के पास एक अवरोधक था जो उसकी रक्षा कर रहा था, साथ ही एक शासक आयुध भी था। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मार सके। वह आदमी पागलों की तरह बोला। कबीले में जीडे वुकांग की स्थिति सही से कहीं ज्यादा थी। वह न केवल कुलपति का बेटा था, बल्कि वह जीडे कबीले का भावी नेता भी था। 2 आदमी और झेगू विशेष रूप से उसकी रक्षा करने आए थे। जीडे वुकांग के मर जाने के बाद ये कहना मुश्किल था कि वे भी जीवित रहेंगे। दूसरे आदमी ने एक लंबी सांस ली और वह खाली आंखों से घूरने लगा। उसे जीडे वुकांग की मौत की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन कबीले में जीडे वुकांग का दर्जा बहुत ऊंचा था। चूंकि वह वुकांग का अंगरक्षक था, इसलिए उसे अभी जो हुआ उसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। सजा इतनी भारी हो सकती है कि जीडे वुकांग के पिता उन दोनों को मरवाकर जीडे वुकांग की सेवा करने के लिए भेज सकते हैं। वह कौन था जिसने लॉर्ड वुकांग को मारा? वह आदमी बहुत ही गंभीर आवाज में बोला। अब जबकि जीडे वुकांग मर चुका था, वह वास्तव में जीडे वुकांग की मौत की जिम्मेदारी लेने वाला अकेला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। यह संभव था कि भाड़े के सैनिकों की सभा के बाद उसे मार दिया जाता। अभी अभी जियान चेन नाम का एक युवक हमारे स्वामी से कुछ शिकायत कर रहा था। वह डुगू फैन का पीछा करने के लिए भाग गया। डुगू कबीले के 4 मजबूत जाने माने रक्षकों को भी जियान चेन ने कुछ ही पलों में मार डाला। जिसने स्वामी वुकांग को मारा वह जियान चेन ही होगा, उसकी छिपी हुई ताकत बहुत बड़ी होगी। दूसरे आदमी ने उदास भाव से कहा। मिस तियानमू लिंग, स्वामी किंजी, क्या आप हमें बता सकती हैं, क्या स्वामी वुकांग की हत्या करने वाला व्यक्ति जियान चेन था? तियानमू लिंग और किंजी दोनों ने स्तब्ध भाव से अपना सिर हिलाया। उन्होंने अभी जो लड़ाई देखी थी उससे उनके दिलों में बहुत ज्यादा सदमा लगा था। जियान चेन ने किसी तरह से श्री जियान रान और जीडे वुकांग पर एक संत शासक द्वारा बनाए गए अवरोधों को नष्ट कर दिया था, जिन्हें नष्ट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन माना जाता था। ये पता लगाने के बाद कि हत्यारा कौन था, दोनों ही आदमी बेहोश हो गए। जियान चेन ताकतवर था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वे लड़ सकें। दोनों अब यहां और नहीं रहना चाहते थे और जीडे वुकांग के शरीर को गुफा से बाहर ले गए। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। जब जियान चेन सभी को खत्म करने के लिए वापस आया तो जीडे वुकांग के शरीर को लेकर दूर भाग जाना उनके हित में होगा।
वे भाड़े के सैनिकों की सभा के अंत का इंतजार करेंगे और बुजुर्गों को इसकी सूचना देंगे, इस उम्मीद में कि कुलपति अपनी सजा में नरमी बरतेंगे। कबीले से भागना काम नहीं आने वाला था और इससे उनकी मौत की गति और तेज हो जाएगी। गुफा वहीं है, जल्दी करो और अंदर जाओ। उन्हें एमेथिस्ट थंडरलान से निपटने दो। जल्दी करो, गुफा हमारे ठीक सामने है। गुफा के बाहर दुखी दिखने वाले लोगों का एक समूह जितनी जल्दी हो सके उस ओर भाग रहा था। उनके ठीक पीछे छोटा पहाड़ जैसा एमेथिस्ट थंडरलान अपने मुंह से बिजली गिरा रहा था। बिजली की प्रत्येक चाप एक व्यक्ति को जलाकर राख कर देती थी, जबकि सुनहरा पेंगोलिन सम्राट बहुत दूर नहीं खड़े दूसरे मनुष्यों पर हमला करता रहता था। समूह में न केवल पृथ्वी संत मास्टर्स के मूल विभाग थे, बल्कि कम से कम 100 महान संत मास्टर्स भी थे। शासक आयुध के साथ 2 डिवीजनों ने जादुई जानवरों में से 2 को मार डाला और गुफा में प्रवेश किया। महान संत मास्टर्स ने जोखिम उठाने और आगे बढ़ने का फैसला किया। खजाने को प्राप्त करने की उम्मीद में प्रत्येक ने गुफा की ओर बढ़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इन महान संत गुरुओं के आगमन ने शेष 2 जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार पहले से ही पीड़ित डिवीजनों ने जादुई जानवरों को मारने के अपने प्रयासों को तुरंत त्याग दिया और पूरी गति से अमर की गुफा की ओर भागे। जादुई जानवरों को नियंत्रित करने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति न होने के कारण ग्रेट सेंट मास्टर्स के लिए स्थिति स्वाभाविक रूप से बदतर हो गई थी। पृथ्वी संत मास्टर्स ने इसकी परवाह नहीं की और जादुई जानवरों के गुस्से से निपटने के लिए ग्रेट सेंट मास्टर्स को छोड़ दिया। अचानक एक छाया आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी और हवा में एक विस्फोटक लहर दौड़ रही थी। हालांकि कई लोगों ने छाया की छवि देखी, लेकिन उस समय किसी ने उसकी परवाह नहीं की। जैसे ही यह छाया पीछे हटी, एक और छाया तेजी से हवा में उड़ी और पहली छाया का पीछा करने लगी। ये जियान चेन था जो डुगुफैन का पीछा कर रहा था। जियान चेन अपनी गति का अधिकतम उपयोग पेड़ों से खुद को उछालकर कर रहा था। प्रत्येक प्रक्षेपण के साथ वह 10 मीटर आगे उड़ता था और धीरे धीरे डुगुफैन और खुद के बीच की दूरी कम कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि जियान चेन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, डुगुफैन का चेहरा चौंक गया, क्योंकि उसने खुद से सोचा, क्या 5वें चाचा और अन्य 3 लोगों को जियान चेन ने मार दिया होगा? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। 5वां चाचा 5वें चक्र पृथ्वी संत मास्टर के पास था, उसे जियान चेन द्वारा इतनी जल्दी मारने का कोई तरीका नहीं है। यह विचार उसके दिमाग में आते ही अविश्वास हुआ। वह जानता था कि जियान चेन की ताकत उसकी सोच से कहीं अधिक थी। यदि वह शिजियांग्रान और जीडे वुकांग दोनों पर बाधाओं की अवहेलना कर सकता था, वह अपने 5वें चाचा और 3 अन्य तीसरे चक्र पृथ्वी संत मास्टर अंगरक्षकों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होना चाहिए, भले ही वह एक शासक आयुध का उपयोग करे। इस बिंदु तक डुगुफैंग ने पहले ही जियान चेन को एक भयानक अस्तित्व समझ लिया था। डुगुफैंग मौत से डरने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह रूलर आर्मामेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में पड़ने से रोकना चाहता था। इसलिए वह केवल भाग सकता था। रूलर आर्मामेंट ऐसी चीज थी जिसके लिए हर कबीले को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी और इससे कबीले की शक्ति और प्रभाव पर बहुत असर पड़ता था। डुगुफैंग अपने रूलर आर्मामेंट को किसी और के हाथों में पड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था, अन्यथा उसके कबीले को जीवन भर के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उबरना असंभव होगा। दोनों व्यक्तियों की गति धीरे धीरे अधिकतम हो गई। कुछ ही समय में 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई थी। जंगल से भागते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। अभी जियान चेन ने डुगुफैंग से दूरी कम कर ली थी। अब तक दोनों के बीच सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर रह गया था। भले ही डुगुफैंग हवा से चलने वाला नहीं था, लेकिन उसकी दौड़ने की गति अभी भी बाकी लोगों से काफी बेहतर थी, इसलिए जियान चेन को भी उसका पीछा करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी। इस समय जियान चेन से 10 किलोमीटर दूर काले कपड़े पहने एक युवक, जिसके बाल कमर तक पहुंच रहे थे, तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। ये युवक लगभग 27 या 28 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर दृढ़ता दिख रही थी। मैंने सुना है कि एक पूर्व साधक की गुफा यही थी और उसमें स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। लोग तो ये भी कहते हैं कि 5 विशेषज्ञ भी वहां इकट्ठे हुए थे। वाह, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा, काले वस्त्र पहने युवक ने खुद से कहा। तभी काले वस्त्र पहने युवक ने देखा कि 2 आकृतियां उससे कुछ किलोमीटर दूर से आती हुई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही हैं। 2 लोगों को देखकर युवक ने घृणा का भाव प्रकट करते हुए कहा, 2 और लोग मौत की ओर भाग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत कमजोर नहीं होंगे, मैं अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए युवक ने उन दोनों की जांच की, लेकिन जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे, उसके चेहरे पर एक सदमे का भाव छा गया। क्या मेरी आंखें खराब हो रही हैं? ये बहुत बड़ा संयोग है।
काले लबादे वाले युवक ने अपनी आंखों को धीरे से मसलते हुए कहा। करीब से देखने पर उसने दोनों आदमियों पर ध्यान केंद्रित किया और फिर बड़ी मुस्कान के साथ सीधे उन पर हमला कर दिया। दोस्त, मेरे पीछे वाले आदमी को रोक लो और डुगू कबीला तुम्हें अच्छा इनाम देगा। डुगू फैंग ने पहले ही शासक आयुध को बचाने के लिए अपना सम्मान और प्रतिष्ठा खो दी थी। हालांकि वह जानता था कि वह जियान चेन का विरोधी नहीं था, लेकिन वह भागने की कोशिश करने के बजाय जियान चेन से मौत तक लड़ना पसंद करेगा। शासक शस्त्रास्त्र की खातिर वह यह विकल्प नहीं चुन सकता था। डुगू फैंग की बातें सुनकर काले लबादे वाला युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। एक साधारण हरकत से एक हवा के गुणधर्म वाली संत शक्ति को देखा जा सकता था, जो युवक के शरीर को ढांक रही थी। एक तीर की तरह वह पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से डुगू फैंग और जियान चेन की ओर उड़ी। काले वस्त्र पहने युवक की गति लगभग अकल्पनीय थी। एक पल में उसने कई किलोमीटर की यात्रा कर ली थी, जिससे जियान चेन और डुगू फैंग दोनों चौंक गए। जिस क्षण जियान चेन ने युवक का चेहरा देखा, वह स्थिर हो गया, क्योंकि उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। डुगू फैंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर खुश हो गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसे इतना ताकतवर व्यक्ति मिल जाएगा। अपनी तेज रफ्तार से भले ही वह जियान चेन को हरा ना पाए, लेकिन कम से कम वह उसे व्यस्त तो रख ही सकता था। दोस्त, मेरे पीछे वाले आदमी को पकड़ने में मेरी मदद करो और डुगू कबीला तुम्हें इनाम देगा। डुगू फैंग ने एक बार फिर शांत स्वर में कहा। युवक ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसने डुगू फैंग को कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नीली रंग की तलवार निकालकर उसने खतरनाक गति से डुगू फैंग पर वार किया। अपने बचाव के लिए अपने शासक आयुध को लाते हुए डुगू फैंग ने जल्दी से खुद को सुरक्षित कर लिया। युवक लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि शासक शस्त्रधारी डुगू फैंग को भी युवक की साधारण दिखने वाली तलवार के कारण 3 कदम पीछे हटना पड़ा था। दोस्त, इसका क्या मतलब है? डुगू फैंग का चेहरा काला पड़ गया और फिर उसके चेहरे पर सदमा छा गया। युवक की ताकत असाधारण थी और तलवार को रोकने के बाद भी उसके अंदरूनी अंगों ने वार से कंपन महसूस किया था। क्या ये औसत दिखने वाला युवक किसी तरह से स्वर्ग का संत गुरु हो सकता है? डुगू फैंग ने भयभीत होकर सोचा। युवक ने अपने आप को याद किया और फिर डुगू फैंग के हाथों में तलवार को आश्चर्य से देखा और फिर जोर से गाली देते हुए बोला, अरे तो ये रूलर आर्मामेंट था। डुगू फैंग को पकड़े हुए युवक के साथ जियान चेन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। डुगू फैंग की पीठ से 20 मीटर की दूरी पर खड़े होकर वह काले लबादे वाले युवक को देखकर मुस्कुराया। युवक ने हाथ हिलाने से पहले जियान चेन को एक खुश मुस्कान के साथ देखा। अरे जियान चेन, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा। अगर तुम रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ता को भी अपने वश में कर सकते हो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जियान चेन ने अपने चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान बिखेरी। मिंग डोंग, जब से हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था, लगभग 1 साल हो गया है। मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पाया था। यह एक युवक अप्रत्याशित रूप से मिंग डोंग था, जो बीच हवा में मंदिर में रह रहा था। लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। अध्याय 320 रक्त शपथ। लगभग 1 साल बाद मिंग डोंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। अभी मिंग डोंग शांत भाव से खड़ा था। वह एक पहाड़ी आभा बिखेर रहा था जो लगभग असीम लग रही थी। सिर से पैर तक वह जो आभा बिखेर रहा था वह एक मजबूत व्यक्ति की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई अलग अलग जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया हो और एक कठोर सैनिक बन गया हो। अनजाने में वह हत्या करने की ऐसी मंशा बिखेर रहा था जो किसी और चीज से अलग थी, और आसपास के सभी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिलों पर इसका दबाव पड़ रहा हो। मिंग डोंग इस समय लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो 1 साल पहले वाले से बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। जियान चेन कुछ संदेह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या उसके सामने खड़ा ये काले वस्त्र पहने युवक वही मिंग डोंग था जिसे वह जानता था? मिंग डोंग ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ हंसते हुए कहा, जियान चेन, मैं इस बात को लेकर चिंतित हो रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ पाऊंगा। यह शायद स्वर्ग की आज्ञा थी या फिर हम दोनों का एक दूसरे से मिलना ही किस्मत में था। जियान चेन और इस काले कपड़े वाले युवक के बीच बातचीत सुनकर डुगू फैंग तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। इससे पहले वह इस युवक की बड़ी मात्रा में शक्ति देखकर बेहद खुश था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दोनों आदमी किसी तरह एक दूसरे को जान पाएंगे। और चीजों को देखने से दोनों आदमी एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे संबंध रखते थे। डुगू फैंग अचानक एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था।
उसके ठीक सामने एक बाघ था और उसके पीछे एक भेड़िया था। वे दोनों बहुत तेज थे, खासकर नए आने वाले की गति। डुगू फैंग ने पहले ही भागना छोड़ दिया था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह पूरी गति से भी भागेगा तो भी वह मिंगडोन के कारण होने वाली हवा से बच नहीं पाएगा। उसके पास उन दोनों से भागने का कोई रास्ता नहीं था। डुगू फैंग का चेहरा मौत की तरह गंभीर हो गया। उसे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन शासक आयुध ऐसी चीज थी जिसे वह खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर यह किसी और के हाथ में पड़ जाता तो उसके कबीले को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ता। शासक आयुध के बिना उसके कबीले की शक्ति गिर जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर छठे चक्र का स्वर्ग संत गुरु शासक आयुध का उपयोग करता तो वे संत शासक से लड़ने में सक्षम होते। उसकी लड़ने की क्षमता को केवल स्वर्ग को चकनाचूर करने और पृथ्वी को झुलसाने में सक्षम होने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। मिंगडोन, चलो बाद में मिलते हैं, अभी हम अपने सामने के काम को निपटा लें। जियान चेन मुस्कुराया। मिंगडोन ने अपनी मुस्कान के साथ गंभीर डुगू फैंग की ओर देखा। ये ठीक है जियान चेन, इस आदमी के पास एक शासक आयुध है। इसका मतलब है कि उसके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि है। आपको खुद को तैयार करना चाहिए। कंधे उचकाते हुए जियान चेन ने असहायता से कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि यह सिरदर्द होगा, लेकिन कुछ सिरदर्द सहने पड़ते हैं। मैंने पहले ही 2 अन्य रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ताओं को मार दिया है, इसलिए परेशानी अपरिहार्य है। एक और से बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जियान चेन के शब्दों को सुनकर मिंगडोन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नहीं, तुमने रूलर आर्मामेंट से 2 लोगों को मार डाला है। तुम अब बहुत ताकतवर हो गए हो। क्या उन 2 रूलर आर्मामेंट उपयोगकर्ताओं के पास खुद को बचाने के लिए कोई बाधा नहीं थी? जियान चेन ने हंसते हुए कहा, मिंगडोन, मुझे नहीं लगता था कि तुम रूलर आर्मामेंट्स या यहां तक कि बाधाओं के बारे में भी जानते होगे। ऐसा लगता है कि तुमने 1 साल में बहुत कुछ सीख लिया है। बेशक, अंकल तियान ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और महान संत मास्टर से मेरी ताकत बढ़ाने की कोशिश में बहुत ऊर्जा खर्च की है, जहां मैं अब आधे साल के अंतराल में हूं। उन्होंने मुझे कई चीजें भी सिखाईं। मिंगडोन ने डुगू फैन की ओर इशारा किया। जियान चेन, इस व्यक्ति की ताकत काफी अच्छी है, क्या आप उसे अभ्यास के लिए मुझे दे सकते हैं? जब से मैंने कुछ दिन पहले अंकल तियान को छोड़ा है, मैं अपनी ताकत का ठीक से परीक्षण नहीं कर पाया हूं। मिंगडोन के शब्दों ने डुगू फैन को अवाक कर दिया। वह शपथ ले सकता था कि उसने मिंगडोन नामक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था कि आधे साल के भीतर वह महान संत मास्टर स्तर से ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां वह बिना किसी चोट के शासक आयुध उपयोगकर्ता के खिलाफ मुकाबला कर सकता था और उन्हें पीछे भी धकेल सकता था। डुगू फैन को यह विश्वास करना मुश्किल था। पृथ्वी संत मास्टर स्तर का कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम नहीं होगा और फिर भी शासक आयुध व्यक्ति को घायल करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन ये काले वस्त्र वाला युवक सबसे पहला था। ठीक है मिंगडोन, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। मुझे देखने दो कि 1 साल में तुमने कितना सुधार किया है। जियान चेन ने पीछे हटकर मिंगडोन को जगह दी। उसने मिंगडोन के सुधार की गति को स्वीकार किया और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि डुगू फैंग मिंगडोन से भाग पाएगा। 1 मिनट रुको। डुगू फैंग ने जल्दबाजी में चिल्लाते हुए जियान चेन की ओर देखा। उसने पूछा, हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन ये केवल एक छोटी सी समस्या है और बिना दया के मेरा पीछा करने लायक नहीं है। क्या तुम्हें स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के पन्ने चाहिए थे या मेरा शासक आयुध? तुम क्या सोचते हो? जियान चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए मजाक किया। अगर तुम्हें पन्ने चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा और साथ ही मेरे स्पेस बेल्ट में बाकी सब भी। लेकिन अगर तुम रूलर आर्मामेंट लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, ये तुम्हारे लिए अंतहीन मुसीबत लेकर आएगा। रूलर आर्मामेंट मेरे कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज है और कबीले में कोई भी बाहरी व्यक्ति को इसे अपने कब्जे में लेने की अनुमति नहीं देगा। अगर तुम मुझे मार भी दोगे और रूलर आर्मामेंट ले भी लोगे तो हमारा कबीला निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में तुम्हारा पीछा करने और तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा। यहां तक कि हमारे कबीले के पूर्वज भी व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पीछे आएंगे। डुगू फैंग ने चेतावनी दी। जियान चेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह सहजता से बोला, मैंने पहले ही 2 लोगों को मार दिया है जिनके पास बैरियर और शासक के हथियार थे। क्या आपको लगता है कि मैं इससे डरता हूं? डुगू फैन को जब यह एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर सफेद दाग पड़ गए। उसे डर था कि जियान चेन के पास भी उतना ही मजबूत कबीला है जो उसका समर्थन कर रहा है और डुगू कबीले से भी ज्यादा मजबूत है। अगर वह कबीला बहुत मजबूत था तो उसे डर था कि अगर शासक का आयुध उसके कबीले से छीन लिया गया तो वे उसे उस कबीले से वापस नहीं चुरा पाएंगे। अगर वे उसे वापस चुराने की कोशिश भी करते तो भी बाकी सभी उनका मजाक उड़ाते और पूरा कबीला अपमानित होता। अचानक डुगू फैंग ने अपना मन बना लिया।
अपने दिल के हिस्से पर मुट्ठी से प्रहार करते हुए डुगू फेंग ने अपनी उंगलियों पर थोड़ा खून थूका और हवा में ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं और वह एक अजीब तरह की छवि बनाने लगा। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एक खून के रंग का निशान देखा जा सकता था, फिर यह सब आखिरकार एक खूनी पैटर्न बन गया। जियान चेन ने डुगू फैंग को उलझन में देखा कि वह क्या कर रहा था। जो भी यह अजीब बात थी, ये पहली बार था जब उसने ऐसी बात सुनी या देखी थी। मिंग डोंग डुगू फैंग के पीछे से चला आया और खूनी पैटर्न को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। जियान चेन, मैं डुगू फैंग आज तुम्हारे सामने खून की कसम खाता हूं। अगर तुम मुझे शासक आयुध को मेरे कबीले को लौटाने की अनुमति दोगे तो मैं डुगू फैंग तुम्हें अपना राजा मानूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं उसका अनुसरण करूंगा, तुम जो भी आदेश दोगे मैं अपनी अंतिम सांस तक उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। डुगू फैंग ने जियान चेन को बिना रुके देखा और दृढ़ निश्चय और कुछ अनिच्छा के साथ बोला। शासक आयुध की रक्षा के लिए वह अपने परिवार की खातिर अपने पूरे जीवन के लिए जियान चेन का अनुसरण करने को तैयार था, जिसे वह प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार सभी के द्वारा निंदा किया जाए और इसलिए वह अपना जीवन त्यागने को तैयार था। जियान चेन अवाक रह गया जब उसने हैरानी भरे भाव से डुगू फैंग को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि रक्त शपथ क्या होती है, लेकिन डुगू फैंग ने जो कुछ भी कहा था उसने उसे वाकई हैरान कर दिया था। मिंग डोन की आंखें धीरे धीरे डुगू फैंग द्वारा छोड़े गए अजीब खून के निशान को देख रही थीं, जब वह बोल रहा था, एक खून की शपथ। मैंने सुना है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक यह एक बाध्यकारी वादा है जो किसी के दिल के खून का उपयोग करके आत्मा को शपथ में आकार देने के तरीके के रूप में लिखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शपथ लेता है वह प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के जीवन को भी नियंत्रित करता है। सिर्फ एक विचार से शपथ लेने वाले व्यक्ति का शरीर और आत्मा दोनों बुझ जाएंगे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि अगर शपथ लेने वाला व्यक्ति मर जाता है तो शपथ लेने वाले व्यक्ति का भी वही हश्र होगा। मुझे नहीं लगता था कि आप प्राचीन काल से रक्त शपथ के बारे में जानते होंगे। मिंग डोन की व्याख्या सुनकर जियान चेन को आखिरकार कुछ समझ में आया कि रक्त शपथ क्या होती है। उसने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतनी विचित्र चीज होगी। सच में यह अजीब दुनिया जादुई चीजों से भरी हुई थी। मिंग डोन के शब्दों पर भी डुगू फैंग ने पलक नहीं झपकाए और जियान चेन की ओर देखा। यदि आप मुझे शासक आयुध वापस मेरे कबीले में लाने की अनुमति देते हैं तो आप मेरे राजा होंगे और मैं बिना किसी शिकायत के आपके आदेशों का पालन करूंगा, चाहे कोई भी कार्य हो। यदि आप मेरे शासक आयुध की इच्छा रखते हैं तो मैं किसी भी तरह की सुरक्षा के बिना मर जाऊंगा। आपका जवाब क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें अपने शासक आयुध को अपने कबीले में वापस लाने दूंगा, अपना वादा याद रखो। जियान चेन ने तुरंत कहा। उसके लिए एक शासक आयुध वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन अंत में यह अभी भी सिर्फ एक हथियार था। डुगू फैंग एक जीवित व्यक्ति था जिसके विकास की गुंजाइश थी। इसके अलावा कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि डुगू फैंग एक संत शासक बनेगा या नहीं। डुगू फैंग ने जियान चेन को गौर से देखा और फिर कहा, आज से मैं डुगू फैंग औपचारिक रूप से खुद को डुगू कबीले से अलग करता हूं। अब से मैं डुगू फैंग जो कुछ भी करूंगा उसका डुगू कबीले से कोई संबंध नहीं होगा। मेरे जीवन और मेरी मृत्यु का कबीले से कोई संबंध नहीं होगा और मैं केवल डुगू कबीले से संबंधित किसी भी आदेश का पालन करूंगा। मैं अब कबीले का हिस्सा नहीं हूं और किसी भी तरह से कबीले का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। जियान चेन ने डुगू फैंग की ओर प्रशंसा से भरी एक छोटी सी मुस्कान प्रकट की और तुरंत बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम ही रहोगे। डुगू कबीला ही रहेगा। मैं निश्चित रूप से डुगू कबीले की शक्ति का शोषण नहीं करूंगा और निश्चित रूप से तुम्हें उनके खिलाफ नहीं खड़ा करूंगा। मैं तुमसे डुगू कबीले के रहस्यों को भी नहीं छीनूंगा। जब तक तुम तैयार हो तब तक मेरे लिए यही काफी है। ठीक है, अब से मैं डुगू फैंग तुम्हें अपना राजा मानकर तुम्हारी सेवा करूंगा। जब तक तुम मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कृपया मेरी खून की शपथ स्वीकार करो। डुगू फैंग ने तरोताजा स्वर में कहा।